हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर का एक ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस जो बेसिकली आपके डिप्लोमा, इंजीनियरिंग या इवन एसएससी, बैंक, इवन यूपीएससी में भी जो पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं आज इस पीपीटी में यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अंकित है और मेरे पास 5 से 6 साल का इस कंप्यूटर का लीड में इवन और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बेसिकली लीड के कोर्स के लिए पढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर एक कॉम्पिटिशन पेपर में जहां पर भी कंप्यूटर आती है उन सब के कवर करके एक जगह पर टॉप 100 क्वेश्चन कंपाइल करके पढ़ाए जा रहे हैं। मैं जो ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ ये मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का अभी एक पर्टिकुलर कोर्स चल रहा है आईपीयू लीड के लिए। आईपीयू लीड का जो ये कोर्स है ये अभी आपके जस्ट पेपर होने वाले हैं, तो 1 या 2 महीने में अगर आपके पेपर हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे से तैयारी करें, अच्छा डायरेक्शन आपको मिले, इवन बाद में भी अगर आप कोई कंसल्टिंग चीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के सभी चीज़ों के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मॉड्यूलेशन 2.0 मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 करके आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जो कि आप लिंक के थ्रू या डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च करके भी प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जो 100 क्वेश्चंस का टॉप 100 क्वेश्चंस का पूरा पैटर्न है। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं ये आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि किसी भी पेपर के लिए, सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं बल्कि हर कोई पेपर, चाहे वो एसएससी, बैंक, यूपीएससी, इंजीनियरिंग या कैसा भी पेपर हो, ये 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्टली 80 to 90% सारा चीज कवर अप कर देंगे। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिस्कवरर या फिर कोई पर्टिकुलर नाम, तो ये हजारों होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर करना इम्पॉसिबल है। बट जो बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर सब ये कोर्स, ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है इसमें मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इसको कंप्लीट करने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आपको कंप्यूटर में यहाँ पे बता रहा हूँ वो बेसिकली मैंने 4 से 5 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर की डिस्कवरी के बारे में पहला टॉपिक है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में एक्चुअली में क्या क्या होता है, उस पर बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, जिसमें रैम, रोम और इसके अलावा हार्डवेयर होता है, आपका हार्ड डिस्क होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, ये सारी चीजें सेकंड टॉपिक में। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक रहेगा वो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा, यानी सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं। चौथा टॉपिक ऑफिस बेस्ड है, यानी एमएस ऑफिस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनर पूछता है, तो वहां से भी आपका टॉपिक रहेगा। और सबसे फाइनल जो है वो इंटरनेट है, जिसमें नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आज तक कंसेप्चुअल बेस्ड, सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की हुई है। इसका सारा का सारा जो भी बेसिक थ्योरीज हैं वो आपको मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के पूरी की पूरी थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स में मिल जाएंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर वो सारी चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत सीरियसली आप देखिएगा, क्योंकि हर पेपर के लिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, इस पे बेस्ड जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पूछा है which of the following refers to the process of starting a computer from a powerless state and setting it up to the normal working condition। ठीक है, यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं जब वो शुरू की स्टेज से, यानी कि जब वो कंप्यूटर आपका स्लीप मोड में था या फिर पावरलेस स्टेट में था। 2 स्टेजेस यहाँ पर होती हैं। इसने एक्चुअली में पूछा है जब वो पावरलेस स्टेट में था, यानी कंप्यूटर जब आपका बंद था और तुरंत जब आप उसको ओपन करते हो तो वहां पर एक बूट की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो बायोस चिप करती है।
तो एक्चुअली में जो बूट प्रोसेस होती है वो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एक्चुअली में कहते हैं या तो कोल्ड बूट या फिर हार्ड बूट। ठीक है, ध्यान देना, इसे कहते हैं या तो कोल्ड बूट या फिर हार्ड बूट। ठीक है, अगर वो स्लीपिंग मोड से या हाइबरनेट मोड से ओपन होगी तो उसे हम बोलेंगे वार्म बूट या फिर सॉफ्ट बूट। ध्यान देना इस चीज को। कोल्ड बूट और हार्ड बूट तब होती है जब वो पावरलेस स्टेज से ओपन हो रही है, और अगर वो आपकी स्लीप मोड या हाइबरनेट से हो रही है तो उसका आंसर होगा आपका वार्म बूट या फिर सॉफ्ट बूट। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग लुक्स फॉर सिस्टम फाइल्स ड्यूरिंग अ बूट प्रोसेस। जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कंप्यूटर स्टार्ट होने के समय पे एक चिप होती है कंप्यूटर में जो एक्चुअली में देखती है बूट प्रोसेस के दौरान कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, किसको कॉल करना है। तो इस पर्टिकुलर चिप को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर बायोस चिप। ठीक है, बायोस चिप एक्चुअली में कॉल करती है पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, और इसी बायोस चिप में वो सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मेंशन होते हैं कि जैसे ही हम आपका कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो ये बायोस चिप एक्टिवेट होके उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करेगी, उसे इंस्टॉल करेगी या फिर उसे रन करेगी, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो जो फ्रंट में आपके पास पेज ओपन होता है जिसमें आप देखते हैं कि विंडोज ओपन हो रही है, पासवर्ड डालिए और वो सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, Which among the following statement is incorrect about CPU? CPU के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आपसे पूछा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स एंड मैनेजेस ऑपरेशन सीक्वेंसेस, यानी कि कंट्रोल यूनिट, देखो 3 यूनिट्स बेसिकली सीपीयू में होती हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो इसमें जो कंट्रोल यूनिट है वो एक्चुअली में क्या काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है, किस तरीके से मेमोरी मैनेज करनी है, कैसे डेटा को प्रोसेस करना है, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। तो इसीलिए ऑपरेशन मैनेज करने के लिए या सीक्वेंसेस मैनेज करने के लिए किसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी उसको मैनेज करती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू जो है बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस और अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जैसे प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब चीजों के लिए, या फिर लॉजिक ऑपरेशन में जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर, एक्सॉर गेट, तो इन सब के लिए भी ये काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एएलयू रिस्पॉन्सिबल है इनपुट लेने के लिए, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो ये एक्चुअली में गलत है। ये एक्चुअली में काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगला स्टेटमेंट ALU, जिसे हम मैथमेटिकल ब्रेन कहते हैं, तो ऑब्वियसली जो मैंने पहले बताया आपको कि अरिथमेटिक ऑपरेशन का और लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। ये चीज मैंने पहले ही आपको बता दी, कंट्रोल यूनिट क्या करता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एक्चुअली में सही है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट वाला। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिजाइन टू अलाउ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी यहां पर ये पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो किसी भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस को सीपीयू से कनेक्ट करने में मदद करता है, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। देखो बेसिकली मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बताए थे यहाँ पर, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, बट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसा ड्राइवर होता है जो ऑलरेडी किसी भी हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है, और वो जो आपका ड्राइवर होता है यानी कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली में आपका कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मेंशन होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी डिवाइस को अगर सीपीयू से कनेक्ट करना है तो उसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होंगे। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो। देखो पहले जब आप कीबोर्ड या माउस खरीदते थे तो उसके साथ एक आपकी सीडी आती थी। ठीक है, हालांकि आज के टाइम पे तो आप सीधे आप क्या करो, यूएसबी को कनेक्ट करो, ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है। पहले के टाइम पे सीडी आती थी, वो इंस्टॉल करोगे तभी आपका वो कीबोर्ड या माउस सीपीयू से कनेक्ट हो पाएगा। तो एक्चुअली में उस सॉफ्टवेयर को पर्टिकुलरली हम क्या बोलते थे, डिवाइस के ड्राइवर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पूछा हुआ है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करना में हेल्प करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा,
डिवाइस, ड्राइवर, ठीक है। ना ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी नहीं होगा और बायोस भी नहीं होगा। बायोस मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। आगे देखते हैं, इसमें से कौन सा कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज नंबर क्रंचर, ठीक है, नंबर क्रंचर के नाम से किसको जाना जाता है। पहले मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखो बेसिकली कंप्यूटर्स 4 भागों में बांटे गए हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। जिस अकॉर्डिंग मैंने बताया उस अकॉर्डिंग इनके साइजेस भी बढ़ते हैं, उस अकॉर्डिंग इनकी स्पीड्स भी बढ़ती हैं। माइक्रो की स्पीड बहुत कम होगी, मिनी की उससे थोड़ी सी अच्छी होगी, वहीं आपकी मेन फ्रेम की थोड़ी ज्यादा अच्छी और सुपर कंप्यूटर की बहुत अच्छी। इस हिसाब से इनके साइज भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो यहां पर इसने पूछा है कि नंबर क्रंचर किसको बोला जाता है, तो ये स्पेसिफिक नाम है जो आपको याद रखना है। नंबर क्रंचर एक्चुअली में बोला जाता है सुपर कंप्यूटर को, ठीक है। आपका यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आगे आपको दिखेगा कि इनमें से कौन सा सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है, या कौन सा इसमें से सबसे स्लोवेस्ट कंप्यूटर है, या कौन सा इसमें से सबसे छोटा कंप्यूटर है, या कौन सा इसमें से सबसे बड़ा कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास रहा, द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सेम ही क्वेश्चन है, अभी मैंने जस्ट बता दिया, लीस्ट पावरफुल कौन सा होगा, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। आगे देखो, इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज अ नोटबुक। नोटबुक को किस कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जाना जाता है, तो जनरली इसका आंसर होगा आपका लैपटॉप कंप्यूटर। आप लैपटॉप्स यूज करते हो, उसको आप नोटबुक बोल देते हो, ठीक है। तो बहुत इजी सा है, इसको जल्दी से आप कर सकते हो। आगे आ जाते हैं, Which among the following generation of computer use the technology of transistors for the first time? इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। देखो कंप्यूटर्स की जनरेशन टू जनरेशन जो है क्या हुए, डेवलपमेंट हुए। तो कंप्यूटर जो थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 जनरेशन में जनरली डेवलप हुई, हालांकि 5th जनरेशन भी है। अब सारी जनरेशन में मैं बता देता हूं कि क्या क्या लैंग्वेजेस और क्या क्या चीजें डेवलप हुई। सबसे पहली जनरेशन थी, उसमें हुए वैक्यूम ट्यूब यूज और मशीन लैंग्वेज उसमें यूज होती थी। सेकंड जनरेशन जब यूज हुई तो सेकंड जनरेशन में जो आपका वैक्यूम ट्यूब था उसको रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स आ गए। थर्ड में आईसीज आ गई, फोर्थ में वीएलएसआई आ गए और फिफ्थ में यूएलएसआई। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट्स और यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। अब बात हम करते हैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की, तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब। लैंग्वेजेस, पहले में मशीन लैंग्वेज, दूसरे में असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों की दोनों लो लेवल लैंग्वेज थी, यानी मशीन से ज्यादा रिलेट करती थी, ह्यूमन से नहीं। ह्यूमन इनको इजीली नहीं समझ सकते थे। बाद की जो जनरेशन की लैंग्वेजेस थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, जिसमें अलग अलग जैसे 4GL लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, सी हैज, इस तरीके की लैंग्वेजेस यूज होनी शुरू हुई, जिसपे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी बने, ठीक है। इनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाए कंप्यूटर से, ना कि मशीन लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। एक्चुअली में ये करते क्या थे, ये इनको कन्वर्ट कर देते थे किसी भी आपकी पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या फिर उस मशीन लैंग्वेज को आपके अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहां पर पूछा है इसने कि कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स यूज करता था। तो ट्रांजिस्टर्स मैंने अभी आपको बताया कौन सी जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन थी, ठीक है। अगला आपसे पूछा है कि कौन सी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या चीज यूज होती थी। फर्स्ट जनरेशन में आपके होते थे, देखो माइक्रो प्रोसेसर चिप होंगे नहीं, ट्रांजिस्टर्स होंगे नहीं, आईसीज होंगी नहीं, ये सेकंड में थी, ये थर्ड में थी। थर्मियोनिक वैल्यूज, थर्मियोनिक वैल्यूज एक्चुअली में थर्मियोनिक वॉल्स भी इनको बोलते हैं, ये होती हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने किसी भी वैक्यूम ट्यूब के थ्रू हिट करे कि वहां पर लाइट एमिट हुई, ठीक है। ये पर्टिकुलरली कितनी गर्मी के साथ या कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने हिट करे कि एक पर्टिकुलर लाइट एमिट हुई, उसको थर्मियोनिक वैल्यूज बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में वैक्यूम ट्यूब्स में ही निकलती है। अगर आपने वैक्यूम ट्यूब्स के अलावा नहीं भी पढ़ा था तब भी आप ऑप्शन देख के इनको एलिमिनेट करके सीधे थर्मियोनिक वैल्यूज मार सकते थे, ठीक है, ठीक। अगला, Which among the following statement incorrect about the second memory? सेकेंडरी मेमोरी, मेमोरी को मैं पहले समझा देता हूं। देखो मेमोरीज बेसिकली आपकी 2 प्रकार की होती हैं, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं और मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेन मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी, ये इन दोनों के नाम है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली आपकी रैम, रोम ये आ जाती हैं। सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क हो गई जैसे, ठीक है, जो आप SSDs यूज करते हो, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स यूज करते हो, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम, ये सारी चीजें आ जाती है, बेसिक सी चीज है।
उससे ज्यादा डीप मैं आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सेकेंडरी मेमोरी के बारे में गलत है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले ही। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी, और डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअली में होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं और फिर उसके बाद ये सारी चीज में एक एक करके स्टेटमेंट समझा देता हूँ। देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, और क्यों गलत है ये भी मैं बता देता हूँ। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई, सीडी रोम हो गई, डीवीडी हो गई, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क हो गई, तो इनमें एक्चुअली में डेटा स्टोर होता है। मान लो कि अगर आपको कंप्यूटर चलाना है ना, अगर आप ये हार्ड डिस्क नहीं भी लगाओगे, एसएसडी नहीं भी लगाओगे, तब भी आपका कंप्यूटर चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि वहां पर रैम ऑलरेडी उस कंप्यूटर में है, उस कंप्यूटर में ऑलरेडी ग्राफिक कार्ड अगर आप लगाना चाहें, कैश मेमोरी ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड है, जो सारे के सारे किस में आ जाती हैं, रैम या रोम सारी प्राइमरी मेमोरीज में आ जाती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो आपके पास दिया हुआ है कि ये आपकी विदाउट सेकेंडरी मेमोरी चल सकती है, सही है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी, सही बात है। अगर आपको कोई डेटा को स्टोर करना है तो वो किस में स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, इसलिए इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। कुछ चीज डिलीट हुई तो ऑलरेडी इसमें रहेगी, इसीलिए इसे एक टर्म और बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है कि कोई चीज उड़ जाए या एक समय बाद वो उसमें से हट जाए, उसे वोलेटाइल बोला जाता है, यानी वो कुछ समय के बाद चेंज होती जा रही है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल यानी कि वो चेंज नहीं होगी बहुत लंबे समय तक, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल या बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। और तीसरा आपका जो स्टेटमेंट है वो बोलता है इसे परमानेंटली स्टोर्ड रहती है इवन आपकी पावर स्विच ऑफ हो जाए। देखो रैम में जनरली, रोम में ऐसा होता है, बट रोम में जनरली डेटा आपका सेव रहता है, बट रैम में क्या होता है कि अगर आप पावर ऑफ कर दोगे तो वो जिस प्रोसेस उस समय पे कर रहा था मेमोरी की, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जैसे आप कभी लैपटॉप खोलते होगे तो आपने दोबारा से लैपटॉप खोला तो आपके हार्ड डिस्क में जो जो डेटा है वो ऑलरेडी वहां पर रहता है, इसीलिए इसको पावर ऑफ करने के बाद भी इसमें परमानेंटली डेटा स्टोर रहता है। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने आपको ये नॉन वोलेटाइल बताया तो ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा कि आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है। नहीं, ये वोलेटाइल नहीं होती है, प्राइमरी वोलेटाइल होती है, ठीक है। और प्राइमरी में भी सारी वोलेटाइल नहीं होती है, जैसे रोम है वो वोलेटाइल नहीं है, रैम जो है वो वोलेटाइल है, ठीक है। इस चीज को समझना है यहाँ पे। चलिए अगला टॉपिक जो है यहाँ पर वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कंप्यूटर कौन कौन से डिवाइसेस से बना है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, या फिर आपके जो मेमोरीज हैं उनके बारे में, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ये सारे मैं यहाँ पर आपके कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Name the program a personal computer's microprocessor uses to get the computer system started after you turn it on। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बता दिया, क्या है, बायोस प्रोग्राम, ठीक। तो बायोस प्रोग्राम एक्चुअली में क्या करता है, उस पर्टिकुलर समय पे जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, स्टार्ट होता है और फिर वो क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करते ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू। लॉजिकल यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जस्ट देखो वो क्वेश्चंस दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इंटरनल पार्ट्स के बारे में भी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो लॉजिकल यूनिट्स का आपसे पूछा हुआ है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू, ठीक। तो देखो लॉजिकल यूनिट का एक्चुअली में काम क्या होता है, अगर यहां से देखो, टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये एक्चुअली में एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। टू प्रोवाइड आउटपुट इन द मॉनिटर, ये भी नहीं होगा। टू कंपेयर नंबर्स, ये हो सकता है। टू प्रोसेस द इनपुट इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं। और टू चैनलाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा टू कंपेयर नंबर्स। अब लॉजिकल यूनिट्स क्या होती हैं ये समझ लो। जैसे मैंने एंड, और, नॉट, नॉर, एक्सॉर, नैंड, ये सारे गेट्स बताए थे, एक्चुअली में लॉजिकल गेट्स थे। तो अगर आपको कैसे भी कोई दो चीजों को कंपेयर करना है, या अगर आपको ट्रू फॉल्स के बीच में पता करना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो वो लॉजिकल चीजें हैं। तो वो सारी चीजें एक्चुअली में कौन करता है, ये लॉजिकल यूनिट करती है। एएलयू का ही ये एक पार्ट है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा रेफर्स टू अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स एंड सीडी रोम, डीवीडी ड्राइव्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग ए मदरबोर्ड टू स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी है, सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव्स, और इन सब के लिए इसमें से कौन सा होता है। तो जनरली मैंने तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आईडीई जो होता है वो एक्चुअली में मदरबोर्ड और स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, ध्यान देना, इसकी फुल फॉर्म भी है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये एक्चुअली में हेल्प करता है किसी भी मदरबोर्ड को स्टोरेज डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं, रैम और इसके अलावा कैश मेमोरी, ग्राफिक कार्ड, सारी चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम। रैम के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट्स देखो, स्टेटमेंट है आपके पास, रैम स्कोर सर्टेन फिक्स रूटीन सच एज दी बूट अप रूटीन्स। अगला है, रैम इज अ वोलेटाइल विच मींस, ये टर्म तो सही है, वोलेटाइल है रैम, जिसका मतलब है कंप्यूटर जब स्विच ऑफ हो जाएगा, कंटेंट जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। ठीक है, तो ये तो आपका स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। इसने पूछा है यहाँ पे ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया। द कंटेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड और डिलीटेड, कंटेंट्स को चेंज या डिलीट नहीं किया जा सकता। भैया किया जा सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ 1 and 3। रैम स्कोर सर्टेन फिक्स रूटीन सच एज बूटअप रूटीन्स। बूटअप रूटीन्स कौन करता है, बायोस करती है, बायोस चिप करती है। तो ये तो आपका रैम करता ही नहीं है काम, रोम भी करता है बूटअप प्रोसेसेस को। ठीक है, रोम और बायोस चिप का एक्चुअली में काम होता है बूटअप का। तो बूटअप का काम रैम का नहीं है। रैम जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा उसके बाद प्रोसेसिंग का काम है। जब ऑन हो रहा है उस समय पे रोम का काम होता है। ठीक है, या फिर बायोस चिप का काम होता है। तो उस समय पे रैम का कोई काम नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला पूछा हुआ है, इसमें से कौन सा पार्ट प्राइमरी स्टोरेज का दैट होल्ड्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन दे आर ब्रॉड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, यानी कि इसने क्या पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज यानी कि प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज का ये कौन सा पार्ट है जो होल्ड करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को और स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा व्हेन द ब्रॉड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। एक्चुअली में ये है रोम। कैसे, मैंने अभी आपको जैसे इससे पहले बताया, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में आपका कहाँ इंस्टॉल है, सेकेंडरी स्टोरेज में, सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है जनरली। तो सी ड्राइव से जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करते हो या फिर कॉपी करते हो, जिस समय पे बूट प्रोसेस चल रही होती है, तो इस बूट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, रोम और बायोस चिप का। ऑप्शन में आपके यहाँ पर दिए होंगे रोम, रजिस्टर, कैश, रैम। ये तीनों के तीनों जब आपके कंप्यूटर चल रहा होता है ना, ये एक्चुअली में रैम के ही पार्ट होते हैं, रजिस्टर और कैश। ठीक है, स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम, दो टाइप की रैम्स होती हैं। तो ये आपकी आ जाती है, ये जो पर्टिकुलर रैम है ये आपकी डायनेमिक में आ जाती है और ये स्टैटिक में आ जाती है। ये जो है रोम एक्चुअली में सेकेंडरी स्टोरेज से यानी कि सी ड्राइव से विंडोज को कॉपी करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने एक विंडोज खुलता है। तो एक्चुअली में ये काम कौन कर रहा है, रोम कर रही है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज व्हेन दे आर ब्रॉड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज, इसका रोम होगा आंसर। ठीक है, मे बी यहाँ पर कुछ टिक गलत हो गया होगा। Following is a part of primary storage that holds a software program and small amount of data when they are brought from secondary storage। इसका यही आंसर होगा रोम। ठीक है, इस चीज को सही कर लेना। चलिए अगला है, what technology of a memory is cache RAM usually। ठीक है, इसमें से पूछा हुआ है इसने, कौन सी टेक्नोलॉजी मेमोरी की कैश रैम यूजुअली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया है, रैम जनरली दो टाइप की होती है, अभी जैसे इससे पहले बताया। एक होती है एस रैम, स्टैटिक रैम, और दूसरी होती है डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम बेसिकली, स्टैटिक रैम में आपका आ जाता है जो प्रॉपर रैम है आपकी, डायनेमिक रैम में आपकी जो प्रॉपर रैम है, और स्टैटिक रैम में आपकी आ जाती है कैश मेमोरी या फिर ग्राफिक कार्ड्स। ठीक है, ये कैश मेमोरी भी बाद में अलग अलग भागों में बढ़ती है, जैसे कि रजिस्टर्स हो गए, इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। ठीक, तो यहाँ पर इसने पूछा है किस प्रकार की रैम है, तो ये आपकी कैसी रैम है, स्टैटिक रैम है। डायनेमिक रैम कौन सी होती है, जो बेसिकली आपकी रैम कंप्यूटर में लगी रहती है। ठीक, स्टैटिक रैम के एग्जांपल्स ग्राफिक कार्ड हो गया, कैश मेमोरी हो गया, इवन रजिस्टर्स भी हो गए। ठीक, ध्यान रहेगा ये। अगला, आर अ सेट ऑफ वायर्स व्हिच कैरीज अ ग्रुप ऑफ बिट्स इन पैरेलल and has an associated control scheme. It provides a communication path between two or more devices of a computer system। ठीक है,
ये एक प्रकार के वायर्स हैं, सेट ऑफ वायर्स हैं। तो यहां से ही आप बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। रजिस्टर अगर आपको पता है क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कैश क्या होती है, ठीक है। बसेस एक्चुअली में क्या होता है, जब आप कभी कंप्यूटर को खोलोगे ना तो उसमें देखना एक छोटे छोटे से एक जो लाइंस जो हैं कनेक्ट कर रही होती हैं छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो ये एक्चुअली में उन्हें हम बोलते हैं बसेस। ये ग्रुप ऑफ वायर्स होता है और ये कैरी करता है बिट्स को पैरेलल में एंड एसोसिएटेड कंट्रोल। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है बट पहली लाइन में ही इसका आंसर था कि ये आपका क्या है, सेट ऑफ वायर्स है जो कि कोई भी डेटा को ले जाने का काम करता है और ये प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑलरेडी कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन का ये काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बसेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाली मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने वाली मेमोरी को हम बोलते हैं कौन सी मेमोरी? मेन मेमोरी, ठीक है। जो रैम और रोम थी वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आती थी, तो ये डायरेक्टली सीपीयू से कांटेक्ट करती हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, इज कॉल्ड डायरेक्टली कम्युनिकेट मेमोरी, मेन मेमोरी कहलाती है, ठीक है। अब इस मेन मेमोरी के अंदर भी और भी बहुत चीजें होती है, जैसे एक कैश वैश दिया हुआ है, बट जनरली आपका बेसिक टर्म मेन मेमोरी ही रहेगा, ठीक है। अगला, Which among the following is incorrect about cache memory? अब कैश मेमोरी क्या होती है, इसको मैंने अभी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दिया, यहाँ पे बता देता हूं अच्छे से। कैश मेमोरी क्या होती है, आपकी रैम है। रैम जो है वो दो भागों में बढ़ती है, डायनेमिक और स्टैटिक रैम, ठीक है। स्टैटिक रैम बेसिकली आपके जैसे ग्राफिक कार्ड्स लगे रहते हैं, कैश मेमोरी भी एक अलग से लगी रहती है जो काम क्या करती है, अगर आपके कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हुआ तो प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट करने के लिए ये अपने पास कुछ प्रोसेसेस रख लेती है। तो जितना अच्छी कैश मेमोरी होगी उतनी ही अच्छी कंप्यूटर की स्पीड होगी। इसके अलावा और क्या होता है इसका काम, जैसे ग्राफिक कार्ड्स भी आपके स्पीड बढ़ाने में या प्रोग्राम, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करते हैं, वैसे कैश भी जो है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बढ़ाने में या स्पीड बढ़ाने में उसकी हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पर कैश मेमोरी भी छोटे छोटे रजिस्टर्स से मिलकर बनती है और ये रजिस्टर्स भी छोटे छोटे फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनते हैं। बस इतना सा टर्म समझो, और ज्यादा डीप में जाना है तो वो आपको ऑलरेडी टॉपिक्स में बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कैश मेमोरी के बारे में, इट कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि ये आपका किसी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए प्रोग्राम को अपने पास रखे रहता है, सही है। इट स्टोर्स डेटा इन टेम्पररी यूज के लिए आपके पास डेटा को रखा रहता है ताकि स्पीड बढ़ जाए। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए भी ये काम करता है। इट्स स्लोअर देन दी मेन मेमोरी, ये गलत चीज है। कैश मेमोरी जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड होगी, और कैश मेमोरी की जनरली स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रैम के, ठीक है। इसलिए ये थोड़ी सी महंगी भी आती है एज कम्पेयर टू रैम, इसलिए रैम आपको ज्यादा से ज्यादा 4-5 GB की दिख जाएगी, बट कैश मेमोरी कुछ MBs में ही आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इट इज स्लोअर देन दी मेन मेमोरी। अगला, the storage area for the next likely data or instruction to be processed preventing bottleneck and slowing of the system is known as, ठीक है। उस स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं, सेम आंसर वही है, कैश मेमोरी, ठीक है। कैश के देखो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर क्या पूछा है इसने कि अगर मान लो कि कोई भी प्रोसेस स्लो हो रही है, या बोटलनेक का मतलब वही होता है कि कोई चीज फंस गई, तो उस केस में क्या होगा कि उस चीज को स्पीड करने के लिए आपका कौन सी मेमोरी यूज होगी, यहाँ पर कैश मेमोरी यूज होगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अगला चीज है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो यहाँ पर पहले ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पढ़ लो। द साइज ऑफ अ कैश इज यूजुअली स्मॉल, सही बात है, तो ये तो सही है। कैश मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी, ये भी सही है। कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंट यूज, गलत है। टेम्परेरी यूज करता है, तो ये भी ऑब्वियसली सही होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ये रन करता है, तो सही है। इसका आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा फॉर परमानेंट यूज नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट आपका चौथा हो जाएगा। अगला आपसे पूछा हुआ है is a high speed device used in CPU that utilized to store data temporarily during processing, ठीक है। तो temporarily मैंने आपको बताया, देखो ALU, कंट्रोल यूनिट और ऑक्सिलरी मेमोरी, पहले मैंने आपको बता दिए थे कुछ पार्ट्स आपके,
ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी को आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। और उसके अलावा ये जो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, यहाँ पर मैंने आपसे एक बताया था कि कैश मेमोरी एक्चुअली में किससे बनी होती है, रजिस्टर से मिलकर बनी होती है। तो आपके ऑप्शन में कैश दिया ही नहीं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसने पूछा है कि हाई स्पीड डिवाइस के लिए ये यूज होती है, हाई स्पीड डिवाइस, ठीक है, जो कि सीपीयू के लिए यूटिलाइज होती है टेम्पररीली डाटा को प्रोसेस करने के लिए। तो रजिस्टर, क्योंकि कैश एक्चुअली में रजिस्टर से ही मिलके बना है, तो ऑप्शन में अगर कैश नहीं दिया तो रजिस्टर दे दिया, आप सीधे रजिस्टर मार दो, ठीक है। आगे आ जाते हैं। द कंटेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन, जो आपका डेटा है वो आपका किस में स्टोर्ड होता है। रजिस्टर के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है। रजिस्टर भी मैंने आपको बहुत टाइप के बताए थे, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो एड्रेस को स्टोर करता है, डेटा को जो है वो डेटा को करता है, इंस्ट्रक्शन जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शन को करते हैं, प्रोग्राम काउंटर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है उसको स्टोर करता है। तो ये सारे रजिस्टर्स मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, 7 से 8। उसमें से इसने पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पर देखो डेटा, क्या पूछा है इसने, द कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंटेंट का मतलब यही है डेटा को कौन स्टोर कर रहा है, कौन सा स्टोर करेगा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। एड्रेस अगर पूछता है यहाँ पर तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। अगला, होल्ड्स एड्रेस ऑफ द एक्टिव मेमोरी लोकेशन। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौन सा रजिस्टर होगा जो एड्रेस करता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। ये जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर एड्रेस इसने पूछ दिया। अगला क्वेश्चन इस पे पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर इज इन इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड और एक है आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड, ठीक है। दोनों समझते हैं। ये यहां पर बोला है इसने, इसमें कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो सबसे लास्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच करने में आपकी हेल्प करता है, तो वो है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी मान लो कोई आपकी प्रोसेस चल रही है, एक के बाद एक, तो इंस्ट्रक्शन के लिए भी एक पर्टिकुलर रजिस्टर होता है जो अपने पास इंस्ट्रक्शंस रखता है। वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या अपने पास इंस्ट्रक्शन रख रहा है कि ये पर्टिकुलर चीज एग्जीक्यूट हो चुकी है उसको, और जो होने वाली है यानी कि जो प्रोसेस अगली कॉपी होने, मान लो कि मेरे को 4 फाइलें कॉपी करनी थी, जो लास्ट कॉपी जस्ट फाइल कॉपी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखेगा। प्रोग्राम काउंटर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो एक्चुअली में क्या करता है, वो करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। तो यानी कि इसमें इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड के लिए पूछा है, तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। दोनों समझना सिमिलर से हैं, बस यहाँ पर इतने से ही वो क्वेश्चन वेरी कर देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड इन दी, ठीक है। उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जो है अभी, मैंने ये टर्म आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया है कि जब कभी क्या होता है किसी 2 कंप्यूटर्स के बीच में, 2 कंप्यूटर्स के 2 डिवाइसेस के बीच में या मेमोरी और सीपीयू के बीच में प्रोसेस चल रही होती है, तो बीच में कभी कभी बफर जनरेट हो जाता है। उस बफर जनरेट होने को उसको एक्चुअली में हैंडल कौन करता है, कैश मेमोरी हैंडल करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। एक्चुअली में क्या करता है, जब कभी भी कोई प्रोसेस आपकी इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो एक्चुअली में इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में रखी गई है। जब वो एग्जीक्यूट होगी तो उसके बाद वो आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चली जाएगी, ठीक है। अगर वो होने वाली है तो वो नेक्स्ट होने वाली है तो वो प्रोग्राम काउंटर में है, लेकिन उन दोनों के बीच में अगर फंसी पड़ी है तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें से हार्डवेयर पूछा, उबुंटू एक सॉफ्टवेयर है, मैक ओएस आपके एप्पल्स में यूज होता है, एमएस विंडोज एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर प्रिंटर जो है ये क्या है, हार्डवेयर है। यूनिक्स भी एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, इसमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट मतलब जैसे आपने अगर किसी सरकारी दफ्तरों में देखे होंगे, जब आप उसको कागज में ऐसे मारते हैं, हिट करते हैं, तो वो नंबर कैरेक्टर्स वहां पर छप जाते हैं। वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे आपके डॉट मैट्रिक्स लाइन प्रिंटर्स, ऐसे भी बहुत सारे प्रिंटर्स होते हैं। और नॉर्मली जो आज के टाइम पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर,
आपके इंकजेट प्रिंटर्स, तो ये सारे आपके नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा इसमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिखेगा लेजर प्रिंटर। दो याद रखो, नॉन इम्पैक्ट के लेजर और इंकजेट, इसके अलावा और जितने भी हैं बेसिकली ज्यादातर वो सारे के सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जैसे कि चेन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के कुछ एग्जांपल्स बता दूं जो आप अपने आज के टाइम पे जो ज्यादातर जो लैपटॉपों में, और हालांकि अब तो एसएसडीज आ चुकी हैं, बट जो अभी तक जो हार्ड डिस्क लग रही थी वो आपकी मैग्नेटिक हार्ड डिस्क होती थी। उसमें एक्चुअली मैग्नेटिक टेप होता था, उसके ऊपर एक वो व्हील में घूमता रहता था, उसके ऊपर एक डिटेक्टर होता था और वो सारा का सारा डेटा स्टोर करता था। वैसी फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की मैग्नेटिक स्टोरेज है। जो आप पहले एक वो रील वाले टेप देखते थे जिसमें गाने चलते थे, वो भी सारे आपके मैग्नेटिक टेप्स थे। ठीक है, डीवीआर वो भी आपका मैग्नेटिक टेप था। तो यहाँ पर इसने पूछा है कौन सा इसमें से मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ठीक है, तो जिप डिस्क, विंचेस्टर डिस्क पे एक फ्लॉपी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये आपका एक्चुअली में इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। मेमोरी कार्ड मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। ठीक है, मेमोरी कार्ड एक्चुअली में क्या है, इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स या आईसी से मिलकर बना है, इसीलिए ये आपका क्या है, ये आपका मैग्नेटिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा डीवीडी भी है। ठीक है, ये दोनों की दोनों होंगी। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके मैग्नेटिक डिवाइसेस हैं। तो डीवीडी भी एक्चुअली में क्या है, मैग्नेटिक डिवाइस नहीं है, दोनों होंगे। ठीक, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं, अभी जस्ट पहले मैंने बता दिया आपको, फ्लैश ड्राइव पेन ड्राइव को बोला जाता है। ठीक है, एसएसडी आज के टाइम पे जो आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क जो लगती हैं, जो आप अपने कंप्यूटर में आज के टाइम पे लगा रहे हैं, थोड़ी सी फास्ट है, एक्चुअली में वो मैग्नेटिक टेप नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी है, इसलिए ये थोड़ी फास्ट भी होती है। चलिए आगे आ जाते हैं। द मोस्ट पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज टुडे इज, सबसे पहले अभी मैंने बता दिया, मोस्टली सेकेंडरी स्टोरेज में आपके क्या यूज होते हैं, हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी। अब ऑप्शन में आपके एसएसडी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको हार्ड डिस्क जरूर दी होगी, जैसे मास स्टोरेज या मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप एक्चुअली में एक प्रकार का हार्ड डिस्क ही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप भी इसको बोला जाता है। ध्यान देना, मैग्नेटिक टेप में सारे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, की सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क आपकी बेसिकली ज्यादातर यूज नहीं होती है, वो एक्सटर्नल डिवाइस होती है। ठीक है, और बहुत कम मेमोरी होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। मास स्टोरेज भी नहीं है, सेमीकंडक्टर भी नहीं है। हालांकि अब तो सेमीकंडक्टर्स बेस्ड यूज होने लग गए एसएसडीज, बट अभी भी हार्ड डिस्क ही यूज हो रही है, तो आप इसको मार सकते हैं आंसर में। ठीक है, आगे ईपी रोम कंसिस्ट ऑफ। ईपी रोम देखो, इसके बारे में बता देता हूँ। रोम्स बेसिकली मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी, जिसमें सबसे पहली रोम जो थी वो आपकी मास्किंग रोम थी, एम रोम। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम, इसके अलावा ई रोम जिसको हम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम कहते हैं, इसके अलावा जो सबसे लास्ट थी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर जो मैं समझाने जा रहा हूँ, जो आपकी मास्क रोम थी उसमें आपका कभी भी डेटा जो है एक बार स्टोर हो गया तो वो स्टोर ही आता था। प्रोग्रामेबल में वो खाली आती थी, आप उसमें प्रोग्राम करके स्टोर कर सकते थे। ई रोम में यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामिंग रोम में आप क्या कर सकते थे, यूवी रेज से उसको अराउंड 10,000 या कुछ एक लिमिट होती थी, तब तक आप उसको इरेज करके दोबारा से प्रोग्राम्ड कर सकते थे। ये एक्चुअली में बनती थी बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स से। ठीक है, और बाद में इससे भी थोड़ी एडवांस ईईपी रोम आई, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, जो कि यूनिपोलर मॉसफेट रोम्स होती थी। ठीक है, मॉसफेट एफईटी जो बोलते हैं ना, फील्ड एमिटर ट्रांजिस्टर्स, इससे मिलके बनी है। और फील्ड एमिटर ट्रांजिस्टर बाइपोलर नहीं होता है, यूनिपोलर होता है। जो आपके ई रोम है वो आपके बाइपोलर है। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी, बाइपोलर और यूनिपोलर जो होते हैं ट्रांजिस्टर्स वो किस प्रकार के होते हैं। बस अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो जस्ट इतना समझिए कि ई रोम जो है वो आपकी किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है बाइपोलर ट्रांजिस्टर से, और ईईपी रोम जो है वो बनी हुई है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर से, यानी कि मॉसफेट से। तो अगर आपसे ई रोम पूछा हुआ है तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर, अगर ईईपी रोम पूछता तो मॉसफेट आप मार के आते। ठीक है, दोनों चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। इसमें से किसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्क कहते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन हैं यूएसबी स्टिक्स, यूएसबी हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव और नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स। पहले मैंने आपको बताया सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती हैं, एसएसडीज होती हैं, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से मिलके बनी हुई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एसएसडीज। ठीक है,
अगला, कीबोर्ड कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू किस कोड में? कीबोर्ड एक्चुअली में किसी भी कैरेक्टर को आस्की कोड में कन्वर्ट करता है, जिसकी फुल फॉर्म आपके सामने है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, आस्की कोड ये अमेरिकन स्टैंडर्ड बेस्ड कोडिंग है जिसको कीबोर्ड जो है एक्चुअली में चेंज करता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछेगा कीबोर्ड जो कैरेक्टर्स हैं उनको किस कोड में कन्वर्ट करता है, तो वो आस्की कोड है। जैसे कि आपके कंप्यूटर के लिए जो कोड्स होते हैं बाइनरी कोड्स होते हैं, वैसे कीबोर्ड्स जो है पर्टिकुलरली आस्की कोड्स में कन्वर्ट करता है, जो भी आप वर्ड लिखते हो उसको। ठीक है, फिर उसके बाद कंप्यूटर अपने सीपीयू जो है अपने अकॉर्डिंग उस आस्की कोड को फिर किस में कन्वर्ट कर लेता है, बाइनरी कोड्स में। ठीक है, जनरल सी चीज। आगे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द टाइम द अल्फा न्यूमेरिक की इज टू बी हेल्ड बिफोर द कीबोर्ड विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, यहां पर इसने पूछा है इसमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the time, हाँ एक्चुअली इसने कीबोर्ड के बारे में बोला है कि जब हम किसी अल्फा न्यूमेरिक की को प्रेस करते हैं तो वो जो टाइम लगाती है, ठीक है, कीबोर्ड जब पर्टिकुलर मान लो कि जैसे मैंने एक एम बटन दबाया, उसको मैं लगातार दबाते जा रहा हूं तो एम 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 लिखते हुए जा रहा है, तो जितने टाइम पे वो रिपीट करते जा रहा है लगातार लगातार लगातार, उस पर्टिकुलर वर्ड को, उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं रिपीट रेट। यानी कि कैसे बार बार वो जैसे रिपीट, जैसे मैंने एम दबाया या एल दबाया तो वो लगातार एल 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 लिखता जा रहा है, तो कितनी स्पीड से वो रिस्पॉन्स दे रहा है उसको हम बोलते हैं रिपीट रेट। कितनी स्पीड से वो आपका कीबोर्ड का वहां पर वो पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस टर्म को रिपीट रेट बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस देखो सिमिलर से दिखेंगे, कीबोर्ड रेट, अल्फान्यूमेरिक रेट, की रेट, बट रिपीट रेट से बोला जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया ताकि पेपर में है तो कंफ्यूज ना हो आप। अच्छा, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पावर प्रोटेक्शन डिवाइस दैट इंक्लूड्स अ बैटरी प्रोवाइडिंग पावर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए? इसमें से कौन सी, जस्ट आपने अपने घर में कंप्यूटर यूज किए तो यूपीएस यूज करते हो आप, ठीक है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर ये आपकी यूपीएस जो है, अगर आपकी लाइट चली गई तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी क्या करता है, ये आपके पावर सप्लाई करने का काम करता है यूपीएस। ठीक है, अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एरिया बिटवीन अ पेरिफेरल डिवाइस एंड सीपीयू व्हिच कंपनसेट्स फॉर द डिफरेंसेस बिटवीन देयर स्पीड्स? ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि टेम्परेरी डेटा स्टोरेज एरिया के लिए और पेरिफेरल डिवाइस और सीपीयू के बीच में अगर कहीं पर स्पीड्स को कंपनसेट करना है, यानी कि स्पीड में ऊपर नीचे आता है, तो वहां पर क्या बोला गया है, उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेरी डाटा स्टोरेज एरिया? ऐसी सिचुएशन जहां पर आपका जब इनपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और आपका जो सीपीयू है उसके बीच में प्रोसेस होने के दौरान कहीं पर वो हैंग हो गया या कहीं पर वो डेटा जो है आपका प्रोसेस हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पर जो आपकी वो स्टेज आती है उसे हम बोलते हैं बफर। ठीक है, उस टर्म को हम बोलते हैं बफर। ठीक है, यही चीज इसने यहाँ पर पूछी है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज अ वॉलेटाइल मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम? वॉलेटाइल मेमोरी पहले ही मैंने आपको बता दी है, कौन सी होगी इसमें से, वॉलेटाइल होगी रैम। ठीक है, और सारी की सारी आपकी क्या है, नॉन वॉलेटाइल। देखो, हार्ड डिस्क, रोम, ऑप्टिकल ड्राइव, कंफ्यूज मत होना, रोम भी आपकी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, इसमें एक बार इंस्टॉल हुआ तो हो गया। ठीक, हालांकि होने के लिए ये मेन मेमोरी है, बट ये आपकी वॉलेटाइल नहीं है। वॉलेटाइल रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, सारे वॉलेटाइल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स? ग्राफिक्स को प्रिंट कौन कौन सा इसमें से नहीं कर सकता? डेजी व्हील प्रिंटर नहीं कर सकता, लेजर और इंकजेट प्रिंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में आपका इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, लेजर और आपके जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो ग्राफिक्स को ऑलरेडी आपने डेली यूज किया होगा, तो आपको पता है ग्राफिक्स को अगर आपको प्रिंट करना है तो लेजर या फिर इंकजेट प्रिंटर से आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज आल्सो नोन एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट? सिंपल, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर, यहाँ पर एलसीडी या कुछ दिया होगा तो देख लो, मॉनिटर दिया हुआ है आंसर में, यही आंसर है। प्रिंटर होगा नहीं, स्कैनर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इट इज रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर्स बाय कैरेक्टर। यहां पर सारे के सारे आपको मैं समझा देता हूं। देखो, OMR, OCR, MICR, ये सारे टर्म्स कुछ हैं, इनसे मैंने पढ़ाया भी है आपको और क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है।
उस रीडिंग डिवाइस को क्या कहते हैं, जो प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपके सामने दिखा देता है। गूगल स्कैन में अगर आप स्कैन करते होगे तो वो टेक्स्ट को पूरा का पूरा स्कैन करके वो टेक्स्ट आप कॉपी कर सकते हो। वो एक्चुअली में एक प्रकार का OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। एक OMR होता है, ठीक है, जैसे आपने क्या करा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो आपके पेपरों में OMR शीट्स के रूप में होता है, वैसे ही आपके पास MICR होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, जैसे आपने देखे होंगे चेक में एक पर्टिकुलर इंक से नीचे एक कोड लिखा रहता है, वो इंक को रीड करने का काम, उस स्पेसिफिक इंक को रीड करने का काम इस MICR का होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार की डिवाइसेस हैं जिसमें OCR एक्चुअली में कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये आपसे पूछ सकता है, कल के दिन आपसे पूछेगा चेक में कौन सा डिवाइस यूज होता है चेक को रीड करने के लिए, MICR। किसी पर्टिकुलर डॉट को रीड करने के लिए, किसी पर्टिकुलर मार्क को रीड करने के लिए OMR होता है यूज, ठीक है। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसका आंसर होगा OCR, ठीक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है इनपुट डिवाइसेस के लिए। अब नीचे से देख लेते हैं, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट यूजर डाटा, गलत है। इनपुट डिवाइस एक्चुअली में एक्सेप्ट करता है या फिर इनपुट डिवाइस एक्चुअली में डेटा को सेंड करता है। एक्सेप्ट तो एक्चुअली में CPU करता है। OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इनपुट डिवाइस है, ये सही है, ठीक है। अभी मैंने बताया था OMR जो होता है वो मार्क्स को रीड करने का काम करता है। ओनली इनपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज, ये भी गलत है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस में एक्चुअली में आपका आउटपुट डिवाइसेस भी आती हैं, तो सिर्फ ये पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं है। इनपुट डिवाइसेस हेल्प्स कंप्यूटर इन रिसीविंग डेटा, ये भी सही है, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट्स यूजर डेटा, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला भी टर्म सही हो जाएगा। यहाँ पर इसने बोला है इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट करती हैं यूजर डेटा को, ठीक है। यूजर डेटा को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि मैंने कोई चीज इनपुट करी और उसको वो एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। मैंने ये समझा कि आप ने जो इनपुट किया उसको वो कंप्यूटर जो है वो इनपुट रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली इनपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज पेरिफेरल। पेरिफेरल डिवाइसेस में एक्चुअली मैंने बताया आपको दोनों चीजें आती हैं, इनपुट डिवाइसेस भी, आउटपुट डिवाइसेस भी। इसने सिर्फ बोल दिया कि सिर्फ इनपुट डिवाइसेस ही पेरिफेरल में आती हैं, तो ऐसा ये नहीं हो सकता, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, अ बाइट कैन होल्ड 1 ऑफ डेटा। क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। स्टोरेज मैंने आपको बताया होगा। स्टोरेज में क्या होता है, सबसे बेसिक यूनिट होती है बिट, ठीक है। उस बिट में 0 या 1 बाइनरी नंबर्स स्टोर होते हैं। ऐसे ही कुछ 4 बिट्स को मिला के एक निब्बल बनता है। ऐसे ही 2 निब्बल या फिर 8 बिट्स को मिला के एक बाइट बनती है। फिर उसके बाद बाइट से आपके किलोबाइट बनते हैं, जिसमें 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट बनता है, जिसमें 1024 किलोबाइट होते हैं। मेगाबाइट के बाद आपके क्या बनते हैं, गीगाबाइट, टेराबाइट, फिर उसके बाद पेटाबाइट। उसके लिए मैंने आपको याद दिलाने के लिए बताया भी था कि पेजी करके आप याद कर लीजिए। पी मतलब पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट और यूटाबाइट, पेजी, ठीक है। शुरू के और लास्ट के आपको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि अ बाइट कैन होल्ड 1, क्या होल्ड करता है, एक कैरेक्टर होल्ड करता है। बाइट यहाँ पर ऐसे भी, अगर यहाँ पर 8 बिट ऑप्शन में दिया होता तो ये भी इसका आंसर हो जाता। हालांकि एक बाइट में एक्चुअली में एक कैरेक्टर ऑफ डेटा होल्ड होता है, ठीक है। एक कैरेक्टर वो एक्चुअली में 8 बिट का हो सकता है मैक्सिमम, ठीक। व्हाट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। स्मॉल यूनिट पूछी तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, क्या होगा, एक बिट। अगला आपसे पूछा है 1024 बिट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। तो मैंने अभी जस्ट आपको एक चीज बताई थी कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, ठीक है। तो एक बिट में कितनी बाइट्स होंगी, 1/8 बाइट। आपसे पूछा है कि 1024 में 1024 बिट में कितने बाइट्स हो जाएंगे, तो आप इसको क्या कर दो, 1024 से इंटू कर दो, 1024/8। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 128, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 128 बाइट्स। आपसे पूछा है 1024 बिट में कितने बाइट्स होते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल कंप्यूटर्स ऑब्लिक लैपटॉप। इसमें से कौन सा की जो है वो नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं टर्न की, ऑल्ट की, डेल की, सारे होते हैं। ऑल्ट की होता है, डेल होता है, शिफ्ट होता है,
ठीक है, लेकिन टर्न की नहीं होता है। इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, जैसे कि मॉडिफायर कीज कौन कौन सी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ऑल्ट, शिफ्ट, फंक्शन, ठीक है, कंट्रोल, ये सारी मॉडिफायर कीज हैं। ठीक है, ध्यान देना, आपसे पूछ देगा इसमें से कौन सी मॉडिफायर कीज नहीं है, ऑप्शन में आपके ये चार में से कोई एक अलग कर देगा। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। फंक्शन भी एक प्रकार का मॉडिफायर की है, ध्यान रखना इसको। फंक्शन, कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट, ये सारे मॉडिफायर कीज है। मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपली आपने ए को लिखा स्मॉल लेटर में, अगर उसको कैपिटलाइज करना है शिफ्ट ए दबा दो तो वो मॉडिफाई कर देगा। F4 आप नॉर्मल दबाओगे कुछ नहीं होगा, बट ऑल्ट F4 दबा दोगे तो वो आपका क्लोज कर देगा। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर की को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो एक बटन के साथ दबाओगे तो वो आपका कुछ और ही फंक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं मॉडिफायर। अगला टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस स्पेसिफाइज दिस एक्शन, होल्डिंग द माउस बटन डाउन व्हाइल मूविंग द ऑब्जेक्ट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, यानी आप क्या करते हो, कोई माउस बटन को प्रेस किया और फिर उसके बाद टेक्स्ट पे सीधे सीधे आप नीचे जाते जाते हो, तो उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं ड्रैगिंग। है यहाँ पर कहीं पे ड्रैगिंग है ना, आप ड्रैग करते हो तो उसके बाद वो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है और फिर आप नीचे जाते जाते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग। ठीक है, अगला टर्म आपसे पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है, मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बेसिकली आपके वो सारी चीजें आती हैं जो एक्चुअली में सिस्टम को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉइड, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ये सारे किस में आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। एप्लीकेशन में आ जाता है जैसे कि आपका MS ऑफिस हो गया, एडोब हो गया, एक्रोबेट, रीडर्स जो भी होते हैं। इसके अलावा आपके कोई पिक्चर एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हो गए, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि आपका इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक प्रकार का, वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक्चुअली में आपको फ्री में मिल जाए, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, आप फ्री में चला रहे हो, उसके लिए कोई की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप विंडोज चलाना चाहो या आप कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जैसे कि MS ऑफिस चलाना चाहो तो उसके लिए आपको की खरीदनी पड़ती है, तभी आप उसके सारे के सारे फीचर्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्चुअली में वो है जो आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जो फ्री में मिल रहा है, ना MS वर्ड मिलता है, ना विंडोज मिलता है, मोजिला मिलती है, ना एडोब एक्रोबेट रीडर मिलता है। ठीक है, अगला एक्रोबेट रीडर भी एक्चुअली में आपको फ्री में मिल जाता है, कहीं कहीं पे ऑप्शन में एक्रोबेट रीडर भी दे देगा। ऑप्शन में यहाँ पर एक्रोबेट राइडर था, राइटर ये नहीं मिलता है आपको, आप PDF में राइट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा एडोब का वो पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, द फीचर दैट ओपन्स अ विंडो ऑन योर डेस्कटॉप वेयर यू कैन ब्राउज फॉर फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड एज। ठीक है, उस फीचर को क्या कहते हैं, दैट ओपन्स अ विंडो ऑन योर डेस्कटॉप, जो आपके कंप्यूटर में, जो आपके ऑन योर डेस्कटॉप वेयर यू कैन ब्राउज फॉर फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। आपने देखा होगा जब आप माई कंप्यूटर खोलते हैं तो वहां पर आपके विंडोज ई दबाओ या फिर नॉर्मली माई कंप्यूटर खोलो तो एक आपके सामने एक पर्टिकुलर पेज खुल जाता है, इसे हम बोलते हैं एक्चुअली में फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, जिसमें आपके सारी डिस्क के बारे में, यानी हार्ड डिस्क जो हैं, ऊपर से डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स वो सारा दिखता है, वो पूरा का पूरा एक फाइल एक्सप्लोरर। वो फाइल एक्सप्लोरर को इसने यही टर्म बोला है कि उसे हम क्या बोलते हैं, जो आपके डेस्कटॉप में जहां पर आप फाइल स्टोर्ड कर रखी है उसको आप खोल रहे हो, उसे हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, अगला टर्म है बिंज। बिंज क्या है, बिंग एक प्रकार का क्या है, आपने अगर देखा होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसमें एक ये सर्च इंजन जो है वो बिंज करके लिखा हुआ आता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो अपना सर्च इंजन है उसे बिंज बोलते हैं। ठीक है, बिंग, बिंज कुछ भी आप बोल सकते हो। गूगल का अपना सर्च इंजन है, याहू का अपना सर्च इंजन है। सर्च इंजन वो होता है जिसपे आप अगर कोई पर्टिकुलर टर्म या वर्ड राइट करोगे तो उसको वेब सर्वर पे सर्च मारता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सर्च इंजन। ठीक है, अगला है व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, विंडोज एक्सप्लोरर एक्चुअली में एक प्रकार का फाइल मैनेजर है। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर इसी को ही बोलते हैं, जो आपके सामने वो विंडो खुलती है, उसमें सारा का सारा एक्सप्लोर आप करने के लिए विंडोज के रिलेटेड डिस्क के बारे में, स्टोरेज, मेमोरीज, डेटा जो आपने स्टोर किया वो सारा आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
आगे, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। अभी मैंने बताया विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए विंडोज ई दबाते हो, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज ई। आगे, A scripting language similar to HTML and which runs only on browser is called। मैंने पहले भी बताया कि वेब ब्राउजर्स या फिर वेब पेजेस को लिखने के लिए आपको जनरली HTML और वेब एप्लीकेशंस को लिखने के लिए जावा का यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट या जावा। और मैंने पहले ही बताया था कि जावा स्क्रिप्ट और जावा जनरली वेब एप्लीकेशन डेवलपर्स यूज करते हैं और HTML जो है वो वेब डेवलपर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसने यही पूछा है कि HTML से सिमिलर लैंग्वेज कौन सी है जो कि वेब ब्राउजर्स में यूज होती है, तो वो है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। आगे आ जाते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट। वो उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बोला जाता है जो ह्यूमंस को पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उसे जनरली हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। पहले ही मैंने अभी समझाया आपको, मशीन लैंग्वेज एक्चुअली में मशीन से ज्यादा फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज अगर दी हुई है तो ये आंसर में होगा। अगर मशीन नहीं दी थी तो देते तो लो लेवल लैंग्वेज में फिर असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी और डिफिकल्ट है बट यूजर से थोड़ी ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजर से ज्यादा फ्रेंडली हो गई, मशीन से कम फ्रेंडली थी, ठीक है। अगला टर्म, पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इसमें से इसने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है, तो ये इन द नेविगेशन पेन, पहले तो मैं नेविगेशन पेन समझा देता हूं वो होता क्या है। नेविगेशन पेन एक्चुअली में क्या होता है, जब आप विंडोज एक्सप्लोरर खोलते हो, यानी कि आप क्या करते हो, फाइल एक्सप्लोरर विंडोज एक्सप्लोरर खोलते हो विंडोज ई दबा के, तो यहाँ पर एक नेविगेशन पेन आता है जिसमें आपके माई कंप्यूटर, दिस पीसी, डेस्कटॉप, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो नेविगेशन पेन एक्चुअली में क्या होता है, वही चीज जो आपके सबसे साइड पे लिखी हुई है। और अब ये सारे स्टेटमेंट एक एक करके समझा देता हूँ। इनकरेक्ट कौन सा है वो पूछा है आपसे। इन द नेविगेशन पेयर देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया। तो आप जब विंडोज एक्सप्लोरर खोलोगे तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे यहाँ पर एक क्विक एक्सेस बार्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें नेविगेशन पेन इनेबल इजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है, सही बात है। अभी मैंने बता दिया एक्सप्लोरर में जो है आपका ये इजियर नेविगेशन करने के लिए, जैसे आपको माई पीसी में जाना है डॉक्यूमेंट या आपके डेस्कटॉप में जाना है तो बटा दबाइए, सीधे आप वहां पे पहुंच जाएंगे उसके डॉक्यूमेंट में। फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर एक्सेस फाइल्स फोल्डर, देख सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। लास्ट बोला है द राइट विंडो ऑफ द एक्सप्लोरर, एक्चुअली में लेफ्ट विंडो होती है नेविगेशन पेन की, ना कि राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसने बोला है द राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज नेविगेशन पेन। विंडोज एक्सप्लोरर है, इसकी जो राइट विंडो है, इसकी जो राइट विंडो है वो आपकी क्या है, ये वाली नेविगेशन पेन है। राइट बोला उसने, जबकि राइट नहीं होके लेफ्ट होती है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो इसलिए ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। देखो जो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर और सारी चीजें इंस्टॉल होती हैं वो सारी की सारी होती हैं आपके कंट्रोल पैनल से मैनेज। कंट्रोल पैनल का अगर आप खोलोगे तो प्रिंटर आप उससे इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी हार्डवेयर, माउस इंस्टॉल करना है, नेटवर्क डिवाइसेस इंस्टॉल करनी है, सारी चीजें आपकी कहाँ से मैनेज होती हैं, कंट्रोल पैनल से। तो इसने पूछा है वो कौन सी ऐसे कॉन्फ़िगर करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, उसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए सारी, या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए किस पर्टिकुलर चीज का यूज किया जाता है, कंट्रोल पैनल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ईच टाइम यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट विल चेक ऑन दी, क्या फाइल्स को वो चेक करता है, वो एक्चुअली में आपकी फाइल्स चेक करता है ऑल ऑफ द अबव, यानी एमएस डॉस, इनपुट आउटपुट फाइल्स और command.com की फाइल्स, सारी की सारी फाइल्स को एक्चुअली में ये एक्सेस करता है जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो। तो ऑप्शंस में आपके इसमें से कोई एक दो देके भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे के सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा मेन्यू टाइप इज ऑल्सो कॉल्ड आ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को इसमें और किस नाम से जाना जाता है, पुल डाउन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। पुल डाउन भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखना, क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इट डायरेक्टली प्लेसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर ये आपके पास मेमोरी दी हुई है, बहुत बार आपसे पूछा है कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको मेमोरीज अभी बताई थी, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, उसके बाद होती है निब्बल जिसमें 4 बिट्स होते हैं, उसके बाद होती है बाइट जिसमें 8 बिट्स होते हैं,
उसके बाद आ जाता है आपका किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और इसके बाद पेजी याद रखना, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, पेजी बन रहा है। अब यहाँ पर पूछा है, बस इसको अगर आप बना दोगे बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें से कौन सा सही है आपसे ये पूछा हुआ है, या फिर हाँ करेक्टली प्लेसेस, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, सही है। ठीक है, सेम उसी लाइन में लगा हुआ है, बाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट। अब एक्सा और पेटा में देखो, यहाँ पर एक्सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है, पेटा से, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला निब्बल, किलोबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, ये भी सही है। तो यानी कि कौन कौन से सही हैं, ए और सी। ठीक, आगे, विच अमंग द फॉलोइंग, क्या पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन अ विंडोज 10 होम स्क्रीन। विंडोज 10 होम स्क्रीन में अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की, मान लो कि मैं कंप्यूटर की या किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज ओपन करनी है, तो उसकी शॉर्टकट की बस आप याद कर लेना, उसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एंटर। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है, इसको मैं, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज नहीं है। ऑल्ट एंटर, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे आप क्लिक करो और उसको ऑल्ट एंटर दबा दो, वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी खुल जाएंगे। ध्यान रखना क्या है, ऑल्ट और एंटर। अगली चीज है अलर्ट्स कैन मोस्टली अपीयर इन, अलर्ट्स आपके डायलॉग बॉक्स में ओपन होते हैं। जैसे आप मान लो कि कोई चीज ओपन कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो इंस्टॉल करने के बाद वो आपको कुछ अलर्ट देगा कि इससे ये चीजें आपकी क्या होंगी, अफेक्ट होंगी या ये होगा, तो वो सारा चीजें किस में आती है, डायलॉग बॉक्स में आती है। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट अ फाइल इज कॉल्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर समय पे अगर आपने कोई फाइल खोली तो उस फाइल को खोलने में जो टाइम लगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है, अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में ये टर्म समझो, जैसे आप कोई फोटोज खोलते हो तो उस फोटोज को बनाने में छोटे छोटे पिक्सल्स लगे हैं। ये छोटे छोटे पिक्सल्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही अच्छी वो फोटो होगी और उतनी ही ज्यादा अच्छी वो जूम होगी। ठीक है, तो जो सबसे छोटे टर्म है उन्हें हम बोलते हैं पिक्सल्स, और जितनी वो साफ होगी, यानी कि जितने छोटे पिक्सल्स उतना अच्छा वो साफ दिखेगा और उतना ही अच्छा उसका रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि उसकी क्लैरिटी होगी। तो इसका मतलब आपसे ये पूछ सकता है कि अगर किसी पिक्चर की रिजोल्यूशन बहुत अच्छी है तो उसमें नंबर ऑफ पिक्सल ज्यादा होंगे या कम होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा है सबसे छोटी यूनिट क्या होती है किसी भी इमेज की, तो वो होती है पिक्सल। ठीक है, अगला, व्हाट इज द करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको एरर को करेक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, समझना इनको ध्यान से। देखो, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो मैंने आपको बताई, इसमें जनरली आपकी आती हैं कौन कौन सी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिकली आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे पाइथन, जावा, HTML, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे कन्वर्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में इस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या लो को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो असेंबलर यूज होता है। जो असेंबलर क्या करता है, आपकी किसी भी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, अब मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। वहीं आपके जो यहाँ पर यूज होते हैं, इसमें दो प्रकार के आपके कन्वर्टर्स, लैंग्वेज कन्वर्टर्स यूज होते हैं। एक होते हैं कंपाइलर, और थोड़ी एडवांस प्रोग्रामिंग्स में आपके यूज होते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों का काम यही है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। असेंबलर का काम है आपकी किसी भी असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी किस में कन्वर्ट करना, ये सारे के सारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो आपसे पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन कि उस पर्टिकुलर टर्म को या उस पर्टिकुलर सेक्शन को या नाम को क्या कहते हैं जो एक्चुअली में किसी भी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो असेंबली को करेगा तो असेंबलर, और हाई लेवल लैंग्वेजेस को करेगा तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक है, ऑप्शन में आपके यहीं पे से कुछ चेंजेस कर सकता है। ठीक, अगला चीज, कंप्यूटर रीड विच टाइप ऑफ कोड। कंप्यूटर कौन से कोड्स को रीड करता है, पहले ही मैंने बता दिया, मशीन लैंग्वेज है।
बाइनरी कोड्स को रीड करता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, बाइनरी कोड्स। ठीक है, बुलियन लॉजिक्स पे ही काम करता है इसीलिए। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये टर्म यहाँ पर कुछ ये आपके सामने दिख रहे होंगे, पहले ये सारे समझा देता हूं। देखो, अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को मेरे को कराना है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कराने के लिए मैं कुछ वहां पर क्या करूंगा, एल्गोरिदम्स लिखूंगा कि इसी ऐसे प्रोसेस के थ्रू ये काम होना है। अब उस प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है, क्या होगा, उस प्रोसेस को करने के लिए मेरे को कोई कोड लिखना होगा। वो कोड वो एल्गोरिथम्स को डिफाइन करेगा, और फिर जब वो पूरा का पूरा कोड बन जाएगा तो वो एक्चुअली में क्या कहलाएगा, एक प्रोग्राम कहलाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रही होगी, इस पूरी प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर इसने पूछा है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस सीक्वेंस में उन्हें लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, किसी भी टास्क को आपको कंप्लीट करना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम्स में उसको लिखा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछ दिया, प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस क्या है, जो वो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके एग्जीक्यूशन को हम प्रोसेस बोलेंगे। तो अब प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। अगला टर्म आपसे पूछा है यहाँ पर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। किसी डायग्राम की मदद से अगर उसको सॉल्व करना है, तो देखो क्या होता है, एल्गोरिदम्स जनरली आप नॉर्मली भी बना सकते हो कि ये स्टेप फॉलो करो, या फिर एक बहुत अच्छा वे होता है कि उसको आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिफाइन करो। फ्लो चार्ट कैसे होते हैं, मान लो कि मेरे को कोई प्रोसेस करनी है एडिशन की, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट बनेगा। यहाँ से वो कुछ दो तरीके से जाएगा। मान लो कि a प्लस बी मैंने यहाँ पर करा, अगर a प्लस बी की यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी मैंने कि a प्लस बी अगर ग्रेटर देन 5 है, और यहाँ पर मैंने एक सिचुएशन दे दी a प्लस बी लेस देन 5 है, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस होने के लिए ये आपका पूरा का पूरा एक प्रकार का क्या बन गया, फ्लो चार्ट बन गया। ये फ्लो चार्ट एक्चुअली में क्या होता है, डिफाइन करता है कि किस तरीके से प्रोसेस चलेगी। तो इसमें पूछा है कि स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, वो किए जाते हैं फ्लो चार्ट में। एल्गोरिदम्स एक्चुअली में उनको डिफाइन करता है, जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा है ना, ये सारे एल्गोरिदम्स है। ठीक, तो ये ध्यान देना। अगली चीज, अ सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड। किसी भी सॉफ्टवेयर को जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। और जिसके थ्रू कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। कोडिंग लिख रहा है तो प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है एमएस ऑफिस, जो कि आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है। एमएस ऑफिस से क्या क्या बेसिक क्वेश्चन बनते हैं ये हम आगे कवर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए टेक्स्ट किसमें, टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। समझो यहाँ पे देखो, दो टर्म्स है यहाँ पे वैसे बेसिकली, कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी। इन दोनों को दबाओगे तो फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है। किसी किसी पेपर में कंट्रोल जी दिया रहता है, किसी किसी में कंट्रोल एफ, सॉरी कंट्रोल एफ बोल रहा हूँ, कंट्रोल एफ फाइंड के लिए होता है, कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल जी या कंट्रोल एच, दोनों के दोनों आपके किसके लिए होंगे, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होंगे। जैसे आपने एक 3 इडियट मूवी में देखा होगा, फाइंड एंड रिप्लेस अगर कोई दबाना है तो आप क्या करो, कंट्रोल जी या कंट्रोल एफ दबाओ तो आप फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हो। बेसिकली बहुत सारे पेपरों में एक्चुअली में कंट्रोल एच को सही माना गया है ऑप्शन में। अगर आपके पास ये दोनों दिए हुए हैं तो कंट्रोल एच को करना, अदरवाइज अगर आपका इन दोनों में से एक दिया है तो इन दोनों में से कोई भी आप ऑप्शन करके आ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कब डिस्कवर हुआ था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना इसे 1989 में डिस्कवर हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा हुआ है इसमें से कौन सा ट्रू है अबाउट हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट में डाल दिया। पहली बात, हाइपरलिंक समझो। हाइपरलिंक होता क्या है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में आपको कोई पर्टिकुलर किसी भी एक लिंक का एड्रेस वहां पर डालना है, तो आप एक हाइपर लिंक वहां पर डाल देते हो। उसको क्लिक करते ही आप उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जा सकते हो। तो उस एड्रेस, उस लिंक को आपको अगर आपने डॉक्यूमेंट में डालना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। ठीक है, ये एक तो ध्यान रखना है आपने। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे। हाइपरलिंक कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक फॉर एन एग्जिस्टिंग वेब पेज एंड नॉट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये आपका यूज होता है एक लिंक क्रिएट करने के लिए, कोई जो एग्जिस्टिंग वेब पेज है उसका, ठीक है, ना कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल है ऑन अ कंप्यूटर। अगला देख लेते हैं, इट कैन बी मेड यूजिंग द इंसर्ट टैब इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये इंसर्ट टैब में होता है वर्ड डॉक्यूमेंट के, ये भी सही है। द शॉर्टकट कमांड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल के, ये भी सही है। द ऑप्शंस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिफर टू अ लिंक इन द करेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करके एक ऑप्शन आता है,
ये आपका यूज होता है रेफर टू लिंक इन द करंट डॉक्यूमेंट में, ये एक ऑप्शन आएगा आपके पास अगर आपको कोई हाइपरलिंक डालना है। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम हाइपरलिंक्स इन टेक्स्ट, वन कैन ऑल्सो क्रिएट लिंक्स इन इमेजेस। इमेजेस में भी आप क्या कर सकते हो, हाइपरलिंक को क्रिएट कर सकते हो। जनरली इसमें से एक क्वेश्चन कोई आपका गलत है, वो है आपका पहला वाला। ठीक है, हाइपरलिंक कैन ओनली बी यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक इन एग्जिस्टिंग वेब पेज एंड नॉट ऑन टू द एग्जिस्टिंग फाइल ऑन योर कंप्यूटर। यानी कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो अभी आपका हाइपरलिंक होता है वो आपका सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग वेब पेज की ही लिंक क्रिएट करने में यूज होता है। यानी मान लो कि कोई पर्टिकुलर वेब आपने लिंक अपने डॉक्यूमेंट में डाल दिया तो उसका हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए यूज होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और उसका आपको लिंक शेयर करना है तो हाइपरलिंक के थ्रू भी आप उसका एक खुद का अपने डॉक्यूमेंट का लिंक बना के किसी को शेयर कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली ये चीज गलत हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इसने बोल दिया नॉट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल ऑन योर कंप्यूटर, यानी कि जो फाइल ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में है उसका आप कोई हाइपरलिंक नहीं बना सकते। बट ऐसा नहीं है, आप बना सकते हो। और सारे स्टेटमेंट सही है, हालांकि ये तो सही है। इसके अलावा इंसर्ट टैब के थ्रू ही ये आता है। ठीक है, मैं एक्चुअली में ये चीजें इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि बहुत बार ऐसा है कि हर चीज इसमें नहीं पता होगी लोगों को, बट ये चीज सबको पता होनी चाहिए क्योंकि ये वाला और ये वाला, ये दोनों चीजें मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बता दी थी कि क्या होता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये है नहीं है इतना डीप, किसी को पता नहीं होता है, बट इन चीजों को आप ऑटोमेटिकली सही मान सकते हो। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें किसी को भी याद नहीं रहेंगी, बट जो आपको याद रहना चाहिए उसी में ऑप्शंस में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। सेटिंग फॉन्ट्स फॉर द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक, आपके अगर किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी डॉक्यूमेंट में उसके सेटिंग फॉन्ट्स को सेट करने के लिए आपका एक्चुअली में वो आपका क्या एग्जांपल किस में आता है। तो ये सारी चीजें देखो मैंने आपको बताई थी, जैसे फाइल हो गया, होम हो गया, डिजाइन हो गई, व्यू, रिव्यू, ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, होम में जनरली ये ऑप्शन आता है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट के फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, फॉन्ट के साइज को बढ़ाना चाहते हो या उसकी स्टाइल बोल्ड करना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, तो वो सारे ऑप्शंस आपके किस में आएंगे, डिजाइनिंग में आएंगे नहीं, इंसर्ट में आएंगे नहीं, किस में आएंगे, फॉर्मेटिंग में आएंगे। ठीक है, अगला हो गया Which of the following are valid minimum and maximum zoom sizes is MS Word। मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई थी, MS Word में जो आपका जूम साइज है वो 10 से लेके 500 तक होता है, जबकि पावर पॉइंट और एक्सेल में ये 10 से लेके 400 जूम साइज होता है। आप खुद से नोटिस भी कर लेना, 10 से 400 MS पावर पॉइंट और एक्सेल में होता है, वर्ड में 500 तक होता है। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से लेके 500। ठीक है, आप किससे कल के दिन एक्सेल या फिर आपका पावर पॉइंट पूछ सकता है, तो ध्यान देना 500 होता है उन दोनों का। आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है इसमें से कौन सा is displayed by MS Excel when the column is not big enough to display। माने कि आप अगर मान लो किसी एक्सेल के किसी सेल में कुछ लिख रहे हो और वो पूरे के पूरे सेल में नहीं आया, तो वहां पर कुछ एक पर्टिकुलर सिंबल्स बन के आ जाते हैं। उन सिंबल्स को कहाँ किससे डिनोट किया जाता है, इससे डिनोट किया जाता है, हैश से। ठीक है, याद रखना इसे। फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विच बार। आप अगर किसी भी फाइल को ओपन या क्लोज करते हैं तो उसके लिए कौन से बार का यूज करते हैं। आपको मैंने ये सारे के सारे बार्स हालांकि पहले बताए थे। देखो, टाइटल बार जो होता है वो ऊपर का होता है, एक उसके जस्ट बगल में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ठीक है, जिसमें आपका अंडू, रीडू, सेव बटन, वो सारी चीजें, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी है तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है। उसके नीचे आपका रिबन आ जाता है, मेन्यू बार आ जाता है, इसके नीचे आपके रूलर आ जाता है, फिर मेन डॉक्यूमेंट एरिया, स्टेटस बार, और इधर आपका जूम एरिया और रीडिंग फॉर्मेट्स आ जाते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने आपको सारे बताए थे। उसके अलावा कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा बार होता है, तो आप अगर टाइटल बार को दबाओगे ऊपर, टाइटल बार के वहां पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन आता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को बंद या खोल सकते हो। यही उसने पूछा है कि अगर आप किसी फाइल को खोलना या बंद करना है तो उसके लिए आप टाइटल बार का यूज करोगे। ठीक है, आगे आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ प्रिंट सेटिंग इज यूज्ड टू चूज ओनली स्पेसिफिक पेजेस इन MS Word 365। यानी अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह को आपको प्रिंट करना है, देखो प्रिंट आपका क्या होता है, एक तो प्रिंट प्रीव्यू होता है कि पूरा का पूरा देखना है। अगर आपको किसी पूरे पेज को प्रिंट करना है तो प्रिंट ऑल कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर इसने पूछा है कि एक स्पेसिफिक चीज को, फॉलोइंग ऑप्शन इसमें से कौन सा आप सिलेक्ट करोगे। आप अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज आपका क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट ऑल पेज हो नहीं सकता। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन या प्रिंट करेंट पेज या कस्टम प्रिंट, एक्चुअली में ये तीनों सेम ही है, बट एक्चुअल में जो आपका प्रिंट का ऑप्शन होता है वो कस्टम प्रिंट होता है उसमें।
जब आप कभी फाइल खोलोगे MS एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी की भी, तो उसमें कस्टम प्रिंट का ऑप्शन आता है। होने के लिए ये भी सिम दिख रहे हैं बट ये ऑप्शन होते नहीं है, कस्टम प्रिंट ऑप्शन में होता है। ठीक है, नाम एक जैसे लग रहे हैं बट कस्टम प्रिंट ऑप्शन में होता है। स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने ये पूछ दिया आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है MS एक्सेल में अपीयर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिलो द टाइटल बार के नीचे ये होता है। ठीक है, और इसमें सारे के सारे कमांड, फॉर्मूला, फीचर्स, वो सारी चीजें होती हैं। उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया आपको कि ऊपर नीचे टाइटल बार, उसके नीचे मेन्यू बार को हम रिबन भी कहते हैं, और सॉरी सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर उसके बाद रिबन, फिर उसके बाद मेन्यू बार, फिर उसके बाद रूलर, और रिबन में ही आपका मेन्यू बार आता है, यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर रिबन को दबाओगे तो वो नीचे आपका मेन्यू बार खोल के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में जो है रिबन दिया हुआ है। स्क्रॉल बार जो होता है, आप स्क्रॉल करने के लिए जो साइड में लगा रहता है स्क्रॉल बार कहते हैं। रूलर आपका वहां पर उसके जस्ट नीचे ही होता है मेन्यू बार के, और स्टेटस बार जो है वो साइड में यहाँ पर होता है। अगर मैं आपके सामने ये विंडोज बनाऊं तो ये टाइटल बार है, यहाँ पर आपका क्रॉस, मिनिमाइज, इन सब के ऑप्शंस होते हैं। ये क्विक एक्सेस होता है, यहाँ पर रिबन होता है। इसके नीचे यहाँ पर आपका स्टेटस बार, यहाँ पर जूम और जूम इन जूम आउट का ऑप्शन होता है, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये आपका रूलर बार होता है, यहाँ पर स्क्रॉल बार होता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिबन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट जो है आपका रिलोड करने के लिए यूज होता है करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन? बहुत बार मैंने आपको बताया रिफ्रेश के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए F5 जो होता है वो यूज होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा F5। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगले आ जाते हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में MS वर्ड के गलत है? ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है। क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, अंडू, रीडू, इसके अलावा आपका एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए भी ऑप्शन होता है, और सेव का भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं के पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बना है, क्विक एक्सेस टूल बार है सेव, अंडू, रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट में ये होते हैं, सही बात है। द क्विक एक्सेस टूल बार कट, अंडू, रीडू ये नहीं होता है, गलत है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार यू कैन प्लेस मोर बटन्स, हाँ आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आता है, देखो ऐसे करके ऑप्शंस आते हैं अंडू, रीडू के। यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन होता है क्विक एक्सेस टूल बार में, और यहाँ पर एक बटन ऐसा होता है जिससे आप कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, तो ये भी सही है। देयर इज नो ऑप्शन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार फॉर शो बिलो ऑन द रिबन, ये भी होता है वैसे। ठीक है, जनरली अगर नहीं पता किसी को तो आप P और R से भी एलिमिनेट कर सकते हो। आप ये देखो P और R किस किस में है, तो P और R आपके इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन आपको पता है कि Q गलत है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो Q है नहीं, P भी नहीं है, Q एंड S इसका Q, अच्छा इसने इनकरेक्ट पूछा है ना, तो इनकरेक्ट के लिए तो आपका सीधे आप इनकरेक्ट के लिए कैसे कर सकते हो, देखो इनकरेक्ट पूछा है तो सिंपल सी बात है कि Q तो गलत होगा ही होगा, तो जिसमें Q है वो सारे के सारे आपके गलत हैं, तो इसका मतलब तो इसने सारे ही दे दिए। अब आप ये देख लो P और R किस किस में है, इसमें है, यानी कि ये नहीं होगा क्योंकि ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये इसका C आंसर है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने से भी आप कर सकते हो, अगर मान लो ये आपको लास्ट वाला ऑप्शन नहीं भी पता था तब भी, ठीक, क्योंकि आपको ये दो पता है सही है और ये गलत है, तो आप बहुत इजीली इसको एलिमिनेट करके कर सकते हो अगर आपको सारा नहीं भी आता है। ठीक, आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट? तो ये आपको मैंने अभी बता दिया, अंडू, रीडू और सेव ऑप्शन जो होते हैं, अंडू, रीडू और सेव। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये पूछा हुआ है, इन MS वर्ड कंट्रोल E इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू? MS वर्ड में कंट्रोल E जो है वो आपका किसके लिए यूज होता है? अलाइनमेंट्स का मैंने आपको एक बार बताया था टर्म, कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल L, राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल R, सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल E, और इसके अलावा भी और सारे ऑप्शंस, कंट्रोल J, एक चौथा था कंट्रोल जस्टिफिकेशन, यानी कि टेक्स्ट को जस्ट सारे के सारे राइट में हो, सारे के सारे लेफ्ट में हो, तो उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर बटन दबाने होते थे। अब यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा जो इसमें ऑप्शन है इसमें यूज होता है कंट्रोल E के लिए, तो ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट करने का मतलब, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो सेंटर से लिखना शुरू होगा और वो दोनों तरफ बराबर बराबर जाएगा। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट का मतलब सेंटर पे सिमेट्री होगी दोनों साइड से। ठीक, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट। अगला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्विकली क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक इन MS एक्सेल 2010?
MS एक्सेल में एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करने के लिए इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, इसको भी याद कर लेना। इसका आंसर है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन नए डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए भी यूज होती है। अगर आपको कोई ऑलरेडी पहले से डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखना। अच्छा, अगला क्या है? अगला पूछा हुआ है इसमें से कौन सा शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सिलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द करंट रो इन MS एक्सेल 2010 वर्कशीट। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में अगर आपको क्या करना है, सारे सेल्स करंट रो के सिलेक्ट करने हैं, यानी एक पर्टिकुलर रो है आपकी, जैसे मान लो कि ये आपका एक MS एक्सेल की वर्कशीट है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं, ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को ये पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी शिफ्ट स्पेस बार, ठीक है। और ये भी ध्यान रखो, कंट्रोल स्पेस बार जो होता है वो आपका सारा का सारा कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल स्पेस बार होता है। तो शिफ्ट स्पेस बार जो है वो सारा का सारा रो और कंट्रोल स्पेस बार सारा का सारा कॉलम। ऐसे भी याद कर सकते हो, सी से कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम आपका स्पेस बार दबा के कंट्रोल के साथ कॉलम सिलेक्ट करेगा और शिफ्ट के साथ सारी की सारी रो सिलेक्ट करेगा, ठीक है। इससे पूछा है तो कल के दिन कोई एग्जामिनर इससे भी पूछ सकता है, तो दोनों चीजें याद होनी चाहिए। अगला, शेडिंग ऑप्शन इन MS Word 365 इज यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन क्या होता है? शेडिंग ऑप्शन होता है जैसे आप अगर कोई टेक्स्ट लिख रहे हो उसके पीछे आपको शेड करना है, उसको कलर चेंज करना है, तो किस लिए यूज होता है? चेंजिंग द कलर ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट? नहीं, सिलेक्टेड टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए तो यूज नहीं होता है। चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये सही है। मेकिंग द टेक्स्ट पॉप अप हाईलाइट, हाईलाइट के लिए भी नहीं होता है, और ना ही आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट चेंजिंग द कलर अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट, हाँ ये होता है। इन दोनों में से एक सेकंड, इसका आंसर क्या होगा? चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर। ये अराउंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट का मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ वो पूरा का पूरा बैक को ही चेंज कर देगा। ये सिर्फ सिलेक्टेड टेक्स्ट के बिहाइंड पे चेंज करता है शेडिंग, ठीक है। अगला, MS एक्सेल में अगर कोई पर्टिकुलर सेल जो है कॉलम ए में है और 10th रो में है तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? उसका एड्रेस, तो वो जनरली डिनोट होता है यहाँ पर A10 से, ठीक है। किससे डिनोट होता है? A10 से। ध्यान देना, मान लो कि अगर वो B कॉलम और 15वें रो में है तो उसको डिनोट करेंगे हम B15 से, ठीक है। तो ये इसके आंसर हो गया। अगला देखो, इन एक्सेल यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग। आप एक्सेल में कोई भी, यू कैन कॉपी सेल फॉर्मेट्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय यूजिंग, किसका यूज करके आप करते हो? फॉर्मेट पेंटर का। बताया है मैंने ये टर्म, फॉर्मेट पेंटर। एक वहां पर ऑप्शन होता है होम में, जस्ट उसको दबाओगे, उसको दबाने से पहले किसी चीज को अगर आपको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट पेंटर दबा दो। अब वो फॉर्मेट पेंटर जब जब जहां जहां आप दबाओगे वो सेम टेक्स्ट वहां पर कॉपी हो जाएगा। आपको बार बार कंट्रोल C कंट्रोल V दबाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉर्मेट पेंटर, ठीक। अगला टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि आपका सबसे लास्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार बेसिक से क्वेश्चंस बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। ब्लूटूथ किस प्रकार का एक नेटवर्क है? तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि बेसिकली वैसे 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक नेटवर्क और होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था। तो एक्चुअली में ब्लूटूथ एक प्रकार का ऐसा नेटवर्क है जो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है PAN या WPAN। तो आपका जनरली ये PAN का वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अच्छा, 1B मेट्रोपॉलिटन ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द, नहीं, इसका आंसर यही होगा WPAN, ये गलत दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, which one amongst them is not an inter-network। इसमें से कौन सा इंटर नेटवर्क नहीं है? इंटर नेटवर्क का मतलब होता है कि नहीं, 2 नेटवर्क्स यानी 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी। जैसे कि मैन आपका किसी सिटी के अंदर 2 अलग अलग रीजनल ऑफिसेस के बीच में कनेक्टिविटी देता है। वाइड एरिया नेटवर्क ओवरऑल इंटरनेशनली या फिर आपकी किसी कंट्री के अंदर।
जबकि लैन जो है वो आपके एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर ही होगा। तो इंटर नेटवर्क नहीं है, इंटर का मतलब होता है अलग अलग प्रोफाइल्स के लोगों की कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर लैन जो है वो आपका इंटर नेटवर्क नहीं है, इसीलिए इसने ऑप्शन में यही पूछा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ईच टेलीफोन रीजनल ऑफिस नीड्स टू कनेक्ट एवरी रीजनल ऑफिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सी टोपोलॉजी से कहते हैं? हर एक रीजनल ऑफिस को अपने ऑफिस के आसपास के जितने भी रीजनल ऑफिस है उनसे कनेक्ट करना है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को या इस तरीके की जो टोपोलॉजी है उसको हम क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी मैंने आपको बताई थी, बस टोपोलॉजी, इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और मिक्स्ड टोपोलॉजी। यहाँ पर ये टोपोलॉजी के एग्जाम्पल में भी मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ऑफिस जो है उसको अपने आसपास के सारे ऑफिस से कनेक्ट करना है तो वो यूज करेगा कौन सी टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी को यूज करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैश टोपोलॉजी। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैकेट ट्रांसमिशन इज रिलेटेड टू। तो मैंने आपसे बताया था लेयर्स होती हैं आपके, जब भी इंटरनेट में डेटा ट्रांसफर होता है तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में यूज होता है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, इसके अलावा आपकी कौन कौन सी लेयर्स होती है? नेटवर्क लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, और भी बहुत सारी सातों की सातों लेयर्स मैंने आपको बताई थी। अब मैंने आपसे बोला था कि नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, पैकेट्स का ट्रांसमिशन जो होता है वो एक्चुअली में स्टार्ट होता है कहाँ से? पैकेट्स जो बनने शुरू होते हैं वो नेटवर्क लेयर में और ट्रांसफर होते हैं किसमें? नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, लेयर्स एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है वो। What type of port sends data 1 bit at a time? ठीक है, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो एक डाटा को, एक पर्टिकुलर डेटा को एक टाइम पे एक ही डेटा सेंड करता है? दो प्रकार के पोर्ट्स मैंने बताए थे, एक सीरियल पोर्ट, एक पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में डेटा जाना और आना एक साथ होता है, जबकि सीरियल पोर्ट में एक ही डायरेक्शन में डेटा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल पोर्ट, क्योंकि इसने क्वेश्चन पूछा हुआ है किस तरीके का पोर्ट एक ही टाइम पे 1 बिट एट अ टाइम भेजता है। तो इसका आंसर है क्या? सीरियल पोर्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो आपसे सीधे आप देख सकते हो क्रोम, ओपेरा और सफारी, ये तीनों के तीनों ब्राउजर्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसमें से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होता है बुकमार्क करने के लिए करंट पेज को ऑन द वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर में बुकमार्क का मैंने आपको पहले भी बता दिया है, यहाँ पर दोबारा से इसको रिपीट कर रहे हैं। बुकमार्क करने के लिए इसने पूछा है। ठीक है, अब बुकमार्क करने का मतलब होता है क्या? देखो, ये बुकमार्क आपने बहुत बार यूज भी किया होगा। जैसे आप कोई पर्टिकुलर वेब पेज खोलते हो, अगर उसको आपको बुकमार्क करना है, यानी कि उसको सेव करना है कि इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा से उसको खोलना पड़े तो आप क्या करोगे? वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में जो क्रोम के वहां पर 3 डॉट आते हैं उसको दबाओ, माय बुकमार्क्स में जाओ और वहां पर आपके वो पेजेस खुल जाते हैं। जैसे आपके साइड में स्टार का ऑप्शन होता है, उसको भी दबा लो तो वो बुकमार्क हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है वो मैं बता देता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता ना तब भी आप इससे कर सकते हो। देखो, मैंने कुछ शॉर्टकट कीज तो बताई थी। कंट्रोल आई विंडोज में, वर्ड में इटैलिक करने के लिए होती है, न्यू फाइल ओपन करने के लिए होती है, और ये बोल्ड करने के लिए होती है। कंट्रोल डी अगर आपको नहीं पता तो ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, बुकमार्क करने के लिए कंट्रोल डी का यूज किया जाता है। आगे, द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट नेटवर्क्स का एक सिस्टम है जो कि सर्वर और इनसे रिलेट करता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इज अ टाइप ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक दैट रिलाइज ऑन फ्लडिंग अ नेटवर्क विद इन अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। अब यहाँ पर ये सारी टर्म्स में एक बार फिर से समझा देता हूँ। फिशिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग और स्मर्फिंग। फिशिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार का ट्रोजन हॉर्स अटैक, यानी कि ईमेल्स या फिर किसी एक साइट के थ्रू आपके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी बताएगा कि हम एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर हैं, आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपका वो हैकिंग कर सकता है। वहीं स्निफिंग और स्पूफिंग, अगर स्निफिंग में क्या होगा? स्निफिंग में आपका स्पूफिंग में क्या होगा? अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर आपने ओपन करा और वहां से अगर आपकी हैकिंग स्टार्ट हो गई तो वो आपका क्या है? स्पूफिंग है। स्निफिंग में जस्ट ऑपोजिट, ऑफलाइन अगर आप कोई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो और वहां से आपका कंप्यूटर हैक हो जाए तो वो आपकी क्या है? स्निफिंग है। स्मर्फिंग में क्या होता है? मान लो कोई आप ट्रांजेक्शंस कर रहे थे किसी पर्टिकुलर जगह पर और उसी बीच क्या हुआ? हैकिंग हो गई, तो वो क्या करेगा? उस पर्टिकुलर जहां पर आपने वो ट्रांजेक्शंस एक्सेस लेनी थी वहां पर बहुत सारे आईपी एड्रेस एक साथ अटैक करेंगे। इससे क्या होगा? वो जो पर्टिकुलर सर्वर है उसको समझ में नहीं आएगा कि ये एक्चुअली में कहाँ से एक्सेस हुआ है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप मान लो कि अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे थे, आपका पैसा कट गया, बट एक्चुअल में आपके पास वो पैसा नहीं आया, तो इसे हम बोलते हैं फ्लडिंग। आईपी एड्रेस को बहुत ज्यादा एक साथ इतना ज्यादा भेज देना कि सर्वर भी उसमें कंफ्यूज हो जाए।
तो यहाँ पे यही बोला गया है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक क्रिएट कर देना ऑफ आईपी एड्रेसेस का, तो इसे हम बोलते हैं क्या, स्मर्फिंग। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपसे बोला गया है। अब मैंने आपको वायरसेस सारे बता दिए थे, यहाँ पर बोला गया है पहला स्टेटमेंट, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट्स एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल। अब पहले मैं वायरसेस कुछ बता देता हूँ, जैसे वॉर्म होता है, वॉर्म अपनी ही फाइल्स को खुद से क्रिएट कर करके क्या करता है, अगर आप डिलीट भी मार दोगे तो फिर से वो क्रिएट होती जाएंगे। ट्रोजन हॉर्स वहीं पे ही एक प्रकार का ऐसा फाइल है जो लेजिटिमेट तो अपने आप को दिखाता है, बट ईमेल या किसी वेबसाइट के थ्रू आप पे अटैक कर देगा। वहीं और भी बहुत सारे के, जैसे कि की लॉगर्स हो गया, जो आपके कीज के बटन को ट्रैक करता है कि आप क्या पर्टिकुलर की दबा रहे हो। वहीं एडवेयर जो एड दिखा के कमाता है, स्पाईवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होके आपकी चीजों को स्पाई कर सकता है, और एक होता है रूटकिट जो आपके प्रोग्राम्स के थ्रू एक प्रोग्राम होगा जो आपके कंप्यूटर को हैक करके आपकी चीजों को एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पर इसने पूछा हुआ है कि इसमें से कौन से टर्म्स सही या गलत है। ट्रोजन हॉर्स सेल्फ रेप्लिकेट करता है, पहला वाला गलत हो गया, ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा वैसे, क्योंकि वॉर्म्स एक्चुअली में अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ना कि ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ऑल ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है, सही है ये तो। सम ट्रोजन हॉर्स क्रिएट बैकडोर्स टू गिव मैलिशियस यूजर्स एक्सेस टू द सिस्टम, ये भी सही है। ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड्स थ्रू यूजर इंटरेक्शन सच एज ओपनिंग ईमेल, ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो ये तीनों चीजें सही हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता, वॉर्म्स करते हैं, ठीक है। अगला है, is a type of malware that often disguised as legitimate software, पहले ही बता दिया ट्रोजन हॉर्स है, ठीक है। रैंसमवेयर, रैंसम मांगने के लिए यूज होता है, कीज को ट्रैक करने के लिए रूटकिट जो है आपका प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, ये आपसे पूछा हुआ है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं जो आपसे पर पे पर क्लिक पे आपसे पैसा लेता है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजमेंट जैसी टर्म यहाँ पर आ गया, डिस्प्लेइंग एडवर्टाइजमेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवेयर हो जाएगा। अगला टर्म है, अगला क्वेश्चन है, इज अ कंटेजियस प्रोग्राम कोड दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। ये वाला टर्म मैंने अभी जस्ट पहले बता दिया आपको। अब भी क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाता है और अपने आप को ये रेप्लिकेट करता रहता है। तो किस प्रकार का ये सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का वायरस है जो कि वॉर्म में आता है। ये देखो, कंटेजियस प्रोग्राम और कोड जो अपने आप को अटैच कर देता है सॉफ्टवेयर से एंड रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ, तो ये एक प्रकार का वायरस ही है, जो कि वायरस के अंदर वॉर्म बेसिकली होता है, ठीक है। जब उसने अगर वॉर्म ऑप्शन में नहीं दिया तो आप सीधे वायरस मार, ठीक है। यहां पर इसने यही पूछा है, द मेन पर्पस इस मालवेयर का क्या है, यूजर कीबोर्ड और लॉगिन पासवर्ड्स को एक्सेस करना। तो जहां जैसे आपका कीबोर्ड की एक्सेस की बात कर लिया, सीधे आपका की लॉगर्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म एसएमटीपी की क्या होती है, नहीं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी इन कंप्यूटर एस्पेक्ट्स, तो ये तो मैंने आपको बताया है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल्स के आपके प्रोटोकॉल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं उन्हें एसएमटीपी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब एक चीज देखो, मैंने आपको बोला था कि जो एग्जामिनर है वो आपके यही जो एसएमटीपी है इसकी अलग अलग तरीके से फुल फॉर्म्स पूछ सकता है, जैसे स्विच्ड मेल ट्रांसमिटिंग प्रोटोकॉल, सिमिलर है थोड़ी सी, स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसलिए इसको याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डोमेन नेम, इसमें से डोमेन नेम कौन सा नहीं है। तो जनरली ये जो होते हैं एक्सटेंशन होते हैं, .com, .co, .in, .ac, .in, तो ये आपका जो एक्सटेंशन है ये बाद में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का URL वैलिड नहीं है, ठीक है। अगला आपसे पूछा है, इसमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाइज हाउ डेटा इज एक्सचेंज्ड ओवर द इंटरनेट एंड हाउ इट शुड बी ब्रोकन इनटू आईपी पैकेट्स। आईपी पैकेट्स में टूटना और कैसे उसको इंटरनेट में आपका क्या करना है, फ्लो कराना है, डेटा को एक्सचेंज करना है, ये सारी चीजें आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल, किस पर्टिकुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर होती हैं, बताया है मैंने आपको, HTTP के अंदर ये होता है, ठीक है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट प्रोटोकॉल स्पेसिफाई, अच्छा इसने इंटरनेट प्रोटोकॉल टर्म पूछ दिया। अगर ये पूछता कि वेब पेज पूछता तो यहां पर आपका हो जाता HTTP, लेकिन इसने पूछा है क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल जो स्पेसिफाई करता है कैसे डेटा एक्सचेंज होगा इंटरनेट के थ्रू, तो और उसको आईपी पैकेट्स में भी तोड़ने का काम TCP/IP प्रोटोकॉल करता है, जबकि HTTP प्रोटोकॉल वेब पेजेस को एक्चुअली में एक जगह से दूसरी जगह पे अगर आपको एक्सेस करना है तो HTTP के थ्रू होता है, ठीक है। अगला,
व्हाट इज HTTP 404? ये एरर आती है तब जब मान लो अगर किसी सर्वर को आपने एक्सेस करा और वो सर्वर एक्सेस नहीं हुआ तो HTTP 404 की आपकी एरर आएगी और उस केस में आपके सामने HTTP 404 एक्सेस आपको दिखाएगा वेब पेज के एक्सेस के लिए। तो देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। अगर मान लो ये दोनों ऑप्शंस देखो आपको दिख रहे होंगे, सर्वर नॉट फाउंड और सर्वर फाउंड, और सारे स्टेटमेंट सही है, तो आप इन दोनों को वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि मोस्टली आपको इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी पेपर में अगर आपको ऐसे दो ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं तो मोस्टली उन दोनों में से ही एक आंसर है उसका। ठीक है, नॉट फाउंड और फाउंड ऐसे एक दूसरे का ऑपोजिट दे दिया, तो जस्ट आप अगर नहीं भी आता हो तब भी आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज इसका आंसर क्या है, HTTP 404। ठीक है, सॉरी, सर्वर नॉट फाउंड। अच्छा, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट वेब पेजेस? वेब पेजेस को राइट करने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है, कौन सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है? सिंपल है, HTML लैंग्वेज, मैंने बहुत बार बताई आपको। HTML लैंग्वेज जो है उसका यूज किया जाता है वेब पेजेस को राइट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसमें से कौन सा ऑप्शन इन लाइन दैट डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल? ईमेल को सेंड करने के लिए इसमें से कौन सी लाइन का यूज किया जाता है? चलो पहले मैं इसकी टर्म समझा दूं। देखो, एक होती है कार्बन कॉपी, एक होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, इन दोनों में बहुतों को फर्क नहीं पता होता है। और एक होता है नॉर्मल टू, जो आपके तीनों टर्म्स जनरली लिखे रहते हैं। टू बेसिकली होता है, मान लो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है तो आप टू में डाल के कर लो। अगर मान लो आपको बहुत सारे बंदों को भेजना है तो आप क्या करोगे, उसको CC में डाल दोगे, तो क्या होगा कि सबके पास मेल चला जाएगा। फिर भैया ये BCC क्या बला है, इसके बारे में समझो। मान लो आपको कोई ऐसी मेल भेजनी थी जिसमें 10 लोगों को मेल करनी थी और हर एक 10 बंदों में किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये जो मेल है वो मेरे अलावा और किन 9 बंदों को गई है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो सारी की सारी मेल्स BCC में डालोगे। ठीक है, यानी मेरे पास अगर मेल आई तो मेरे जो दूसरा बंदा है उसको ये पता नहीं लगेगा कि मेरे अलावा वो मेल और किस किस को गई है। ठीक है, अगर CC में डाल दोगे तो ये सारी मेल्स उसके साथ साथ उसके पास भी चली जाएंगी कि उसे पता लग जाएगा कि ये मेल मेरे अलावा और भी बहुतों को भेजी गई। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है। यहाँ पर इसने पूछा है which among the following options is the line that describe the contents of the message while sending an email? ईमेल को सेंड करते समय जो आपके पूरा का पूरा कंटेंट है उसको समझाने का काम किस में किया जाता है, सब्जेक्ट में किया जाता है। सब्जेक्ट एक्चुअली में बताता है कि हम किस पर्टिकुलर चीज के बारे में ईमेल लिख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको, which one among the following folder is used to store deleted emails? डिलीटेड ईमेल्स जो है एक्चुअली में आपकी कहां पर जाती हैं, ट्रैश में जाती हैं। ठीक है, स्पैम में एक्चुअली में वो सारी जाती हैं जो अनऑथराइज्ड होती हैं। इनबॉक्स और ड्राफ्ट में वो जो आपने अगर क्रिएट करी और आपने सेंड नहीं करी। ठीक है, अगला, व्हाइल डाटा ट्रांसफर्स फ्रॉम कस्टमर्स मशीन टू द सर्वर। कस्टमर मशीन से सर्वर में डेटा को अगर आपको क्या करना है, डालना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपलोड करते हो। और सर्वर से अगर आपको अपने सिस्टम में लाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, डाउनलोड करोगे। इसका आंसर क्या होगा, अपलोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? इसमें से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो आपका सबको पता है, आउटलुक भी है, जीमेल भी है, यांडेक्स भी है एक्चुअली में। ठीक है, तो सारे के सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। अगला, it was the first browser to display images in line with the text instead of displaying images in a separate window. इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था जो सबसे पहले जिसने इमेजेस और टेक्स्ट को एक साथ दिखाया था? ठीक है, पहले क्या होता था, पहले अगर आप वेब पेजेस को एक्सेस करते थे तो आपके पिक्चर्स और टेक्स्ट जो है वो अलग अलग दिखते थे। ये पहला ऐसा ब्राउजर था जिसने दोनों को साथ साथ दिखाया था और वो था आपका मोसाइक। ठीक है, इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस? वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, सर्च इंजन, रेंडरिंग इंजन, सर्वर या फिर पेज इंजन? इसका आंसर है रेंडरिंग इंजन। ठीक है, रेंडरिंग इंजन एक्चुअली में आपका, देखो सर्च इंजन तो होता है उसमें आप सर्च करते हो। ठीक, सर्च इंजन जैसे कि आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सर्च इंजन है। लेकिन रेंडरिंग इंजन जो होता है वही एक्चुअली में उस पर्टिकुलर पेज को दिखाने का काम करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, सर्वर और आपके सर्च इंजन के बीच में कनेक्टिविटी का काम करता है। आगे, इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। ये मैंने आपको बताया था
दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है गेटवे, सेम प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ब्रिज। ठीक है, दोनों में फर्क ये है। वैसे ही स्विचेस और हब में मैंने आपको बताया था, स्विच डेटा को फिल्टर करके सेंड करता है, वहीं हब उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे। ठीक है, कल के दिन आपसे ब्रिज के बारे में भी पूछ सकता है कि आपका दो सेम नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज होता है, तो वो है ब्रिज। इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस जो फिल्टर करती है नेटवर्क ट्रैफिक को व्हेन कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को। बहुत सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या फिर डेटा को फिल्टर करके जो ये नेटवर्क ट्रैफिक जो बनता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको, स्विच जो होता है वो डेटा को फिल्टर करके नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। यही इसने पूछा है, नेटवर्किंग डिवाइस जो फिल्टर करती है नेटवर्क ट्रैफिक को जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्विच। ठीक है, अगला है आर रूल्स दैट एग्जिस्ट एट सेवरल लेवल्स इन अ टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन। ये वो सारे रूल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन के लिए। पहले मैंने आपको बताया द रूल्स बाय विच सारे के सारे जो आपके इंटरकनेक्शन है वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला है इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। किसे बोला जाता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर, तो सेम प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज, डिफरेंट के लिए गेटवे। ऑटोमेटिकली अगर दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं उनको कनेक्ट करना है तो गेटवे यूज हो रहा है, तो वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, उन दोनों के प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट करके एक दूसरे को समझा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेटवे। अगला आपसे पूछा हुआ है कि इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस जो कि आपकी प्रोवाइड करती है लोकल एरिया नेटवर्क को। ठीक है, यानी कि नेटवर्क में अगर आपको ऑनलाइन क्लाउड में कोई डेटा स्टोर करना है तो उसके लिए इसमें से कौन सी चीज है जो आपका ये एक्सेस करवाती है, इसे हम कहते हैं नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज अ बिट रेट ऑफ अवेलेबल और कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मेट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकंड। इसमें से कौन सा वो टर्म है जो एक्चुअली में बिट्स पर सेकंड स्पीड को एक्चुअली में डिफाइन करता है। अवेलेबल कितना इंफॉर्मेशन कैपेसिटी जो है वो आपकी एक्सेस हुई है, तो इसके लिए बैंडविड्थ होता है। ठीक है, बैंडविड्थ एक्चुअली में बताता है, ये टर्म ध्यान देना, बैंडविड्थ बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस टर्म को क्या कहते हैं जो एक्चुअली में बिट्स पर सेकंड स्पीड बताता है किसी भी नेटवर्क की। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरनेट स्पीड से इसको कंफ्यूज मत करना। जैसे हम घरों में लगाते हैं ना इंटरनेट, तो कितने बैंडविड्थ का वो इंटरनेट है, वो एक्चुअली में उसको डिफाइन करता है कि कितने बिट्स ऑफ डेटा पर सेकंड जो है वो एक्सेस किया जा रहा है या ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अगला वीडियो ग्राफिक एरे VGA connectors are those which connect the monitor to a computer video card and has कितने होल्स। ये बहुत बार पूछा हुआ है, मैंने आपको बहुत सारे कनेक्टर्स बताए थे, जैसे VGA कनेक्टर होता है, इसके अलावा आपके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, सीरियल पोर्ट्स होते हैं, HDMI पोर्ट्स भी होते हैं। VGA पोर्ट्स पहले कंप्यूटर और CPU को कनेक्ट करने के लिए यूज होते थे, सॉरी मॉनिटर और CPU को कनेक्ट करने के लिए यूज होते थे, जिसमें कुछ पिंस होती थी जो नंबर ऑफ 15 पिंस होती थी, पैरेलली 5-5-5 की लगी रहती थी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने होते थे उसमें, 15। ठीक, अगला है अ पोर्ट ट्रांसमिट वन बिट ऑफ ए बाइट एट अ टाइम एज अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स, इट इज मीन्ड ट्रांसमिटिंग स्लो डेटा वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये मैंने पहले भी बता दिया, सीरियल। ठीक है, एक तरफ से, अगर दोनों तरफ से ट्रांसफर करेगा तो वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। तो मैंने पहले बताया है, लाइन प्रिंटर पोर्ट को हम बोलते हैं पैरेलल पोर्ट और कम्युनिकेशन पोर्ट या कॉम पोर्ट को हम बोलते हैं सीरियल पोर्ट। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट। ठीक है, अगला विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज कॉल्ड एज माउस पोर्ट। माउस पोर्ट किसे बोला जाता है, जो पहले वाले माउस होते थे उसमें PS/2 पोर्ट लगता था, आज के टाइम पे तो USB लगती है। PS/2 पोर्ट इस तरीके का होता था, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर 6 नंबर ऑफ पिन्स होती थी, तो ये माउस या कीबोर्ड में लगता था, इसीलिए इसको हम बोलते हैं PS/2। अच्छा, आगे आ जाओ। कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। ये कौन सी कुकीज होती हैं जो आपको ट्रैक और प्राइवेसी को भी आपके क्या कर सकती हैं, ब्रीच कर सकती हैं। तो ये कुकी होगी आपकी थर्ड पार्टी कुकी। ज़ॉम्बी कुकी वो होती है जो एक्चुअली में आपकी आप डिलीट भी कर दोगे तब भी वो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में रहेंगी। परसिस्टेंट कुकी आपकी तब तक रहती हैं जब तक आप उसको अपने कंप्यूटर में ब्राउज कर रहे हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली
हट जाती हैं, ठीक है। वैसे ही आपकी और कौन सी सेशन कुकी सेशन के दौरान रहेंगी, जैसे ही आप सेशन से हटोगे वो हट जाएंगी। परसिस्टेंट कुकी बहुत लंबे समय तक रहती है, जैसे आपने अपने जीमेल का पासवर्ड रखा तो एक कुकी के अंदर इंस्टॉल होगा, लेकिन अगर आप मान लो उसको डिलीट कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। ज़ॉम्बी जस्ट क्या होता है कि अगर आप डिलीट भी कर दोगे तब भी वो रहती है, बस इतना फर्क होता है परसिस्टेंट और ज़ॉम्बी में, ठीक है। और ये जो आपकी कुकी है कौन सी वाली, थर्ड पार्टी कुकी, एक होती है सिंपल कुकीज, एक होती है थर्ड पार्टी कुकीज। फर्स्ट पार्टी जिन्हें बोला जाता है तो वो तो होती है जैसे नॉर्मली आपने कोई भी साइट खोली तो वो आपकी कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, वो फर्स्ट पार्टी कुकीज होती हैं। थर्ड पार्टी कुकीज वो होती हैं जैसे आपने यूट्यूब या ट्विटर के लिंक देखे होंगे किसी भी वेबसाइट में, तो वो एक्चुअली में आपके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, आपने उसके थ्रू जो भी सर्च करा वो लिंक अगर आपने दबाया तो आपको पता लग गया, या ट्विटर या यूट्यूब को पता लग गया कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ सर्च करना चाहते हैं, तो एक्चुअली में आपके डेटा को ब्रीच करता है, इसलिए थर्ड पार्टी कुकीज इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला पूछा है उन कुकीज जो ऑटोमेटिकली रिक्रिएट हो जाती हैं आफ्टर यूजर हैज डिलीटेड देम, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज़ॉम्बी कुकीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा हुआ है आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस के लिए मैंने बहुत बार आपको बताया कि आईपी एड्रेस के जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे वो 0 से 255 के बीच में यहाँ पर होंगे। इसके अलावा और अगर कोई भी कैरेक्टर यहाँ पर मेंशन है तो वो आईपी एड्रेस नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा एक IPv4 आईपी एड्रेस है, IPv4 के लिए पूछा जाता है, IPv6 भी एक होता है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ बिट्स जो होते हैं और IPv4 के दोनों बता देता हूं, इसके होते हैं 2 की पावर 5 और इसके होते हैं 2 की पावर 7, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा ये 128 और ये हो जाएगा कितना 32 बिट्स का, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान देना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जनरली यहाँ पर दिख रहे होंगे, 12 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक, ये चीज ध्यान दोगे। अब ये जो होता है ये हेक्साडेसिमल में लिखा रहता है, सॉरी IPv6 जो होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है, तो बहुत बड़ा जाता है ये आपका। लेकिन ये जो आपका है ये आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 12 होते हैं इसमें। अब यहाँ पर देख लो कि किस में जो है वो 0 से 255 के बीच में ही नंबर है। इसमें देखोगे तो 0 से 255 के बीच में ये हो सकता है। यहाँ पर देखो 356 आ गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो 567 आ गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 256 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर है ये आईपी एड्रेस IPv4 आईपी एड्रेस है, ठीक है। बहुत तरीके से एग्जामिनर चेंज कर सकता है, ध्यान देना है आपको। 0 से लेके 255 के बीच में ही इसमें कैरेक्टर्स आ सकते हैं। जो आप अपने वाईफाई राउटर्स यूज करते हो उसमें हमेशा ये IPv4 आईपी एड्रेस यूज होता है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ सर्वर कन्वर्ट्स आईपी एड्रेसेस टू डोमेन नेम्स, बताया है डोमेन नेम सर्वर जो होता है वो एक्चुअली में आपका कन्वर्ट करता है DNS सर्वर, किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज को किसमें, आईपी एड्रेस में। इसके पास बहुत सारे वेब पेजेस का क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये सारे कंप्यूटर्स की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। मोस्टली जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करवाए। आगे ये जो आपको सीरीज मिल रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पेपर के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसके साथ साथ इसको किसी भी पेपर से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपकी बेसिकली सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक और चीज है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इसमें जितने भी ऑप्शन है, जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक बना रहा हूँ, जो भी मैंने बताया उससे रिलेटेड जितना आप खुद से सर्च कर सको। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, थोड़ा बहुत खुद से सर्च कर लो, तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कर सकते हैं। ये कंटेंट जो है मैं आपको फ्री में इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि ताकि आप किसी भी पेपर से पहले इसकी देख के तैयारी करके आप बहुत इजीली पेपर में ज्यादा से ज्यादा 80 to 90% क्वेश्चंस कर सको, ठीक है। तो यहीं पे ये कंटेंट हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।